सर्च ऑप्शन दिलाय का तुम्ही मला? थँक्यू मॅडम. Friends, it's an honor to introduce in brief Dr. Manjiri Madam. Madam is currently working as Assistant Professor in Inter-Institutional Computer Center, RTM Nagpur University, Nagpur. She holds PhD degree, MPhil and MCM. She has total 20 years of teaching experience as well as research experience. To her credit, there are 5 international and 4 national research papers. She has presented research papers at various conferences as well. So, with this brief introduction, I once again welcome you, ma'am, and I request you to please start your session on Microsoft Word and PowerPoint with basic as well as advanced concepts. Madam, please. थँक्यू व्हेरी मच मॅम. एम आय ऑडिबल? Yes, ma'am, your voice is clear. ओके. Friends, just गुड. you note down the steps while madam will explain you. You have to note down the steps because there will be assignments on this particular topic. MS Word and PowerPoint पे आपको आज assignment रहेगा एक. तो आप सारी चीजें नोट डाउन करके रखिए. जो बिगिनर्स है, जिन्होंने कभी कंप्यूटर से काम नहीं किया है, मैडम वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएंगे और एडवांस पार्ट भी मैडम डील करेंगे. तो प्लीज आप स्टेप्स नोट डाउन करिए, आपकी डिफिकल्टीज भी मार्क कर लीजिए एंड एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल डिस्कस द डिफिकल्टीज. मैडम प्लीज स्टार्ट. Okay. Good afternoon, all of you. Today we will discuss about Microsoft Office. See, in Microsoft Office, we just go through the Microsoft Word, Microsoft Excel, and Microsoft PowerPoint. Okay, because from these 3 points are very important. These 3 software packages are very important for the teaching point of view, from the research point of view, and for the personal use also. Okay, in general life, in today's teaching styles, we need all these 3 things. ओके. हम तीनों चीजों को हमको बार बार यूज करना पड़ता है अगर हम पढ़ा भी रहे हैं, हम रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं, या हम हमारा कुछ खुद का पर्सनल वर्क भी कर रहे हैं. पर्सनल वर्क अगर आप बोले तो आपके लीव एप्लीकेशन से लेके आपके बुक पब्लिकेशन तक की सारी चीजें आप खुद से कर रहे हो यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम्स. और जब हम ये सारी चीजें कर रहे हो तो इन दैट केस वी मस्ट हैव टू यूज दिस 3 थिंग्स: वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल. अब आप बोलेंगे मैडम वर्ड तो हमको आता है, तो ठीक है, आप लोगों को वर्ड आता है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हम आते हुए भी यूज नहीं करते, तो उसको हम आपको एक रिमाइंड दे रहे हैं, ऐसा आप समझिए. जिन लोगों को पहले से आता है वो लोग, उनकी रिवीजन हो रही है, ऐसा समझिए. और जिनको नहीं आता है उनको हम सिखा रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू जस्ट पेशेंस से आपको ये सारी चीजें सुननी है. ओके. और जहां आपको नहीं समझ रहा है, अगर मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ और हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे बीच में बता सकते हैं. या हिंदी में बात कर रही हूँ और इंग्लिश वालों को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे कन्वे कीजिए मैसेज से, तो मैं आपको वो चीजों से इमीडिएटली शिफ्ट कर दूंगी. क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम बातें करते करते भूल जाते हैं कि कोई लोग हिंदी भी है हमारे साथ में या कोई मराठी भी है हमारे साथ में. राइट. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. अब वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं कि जो भी चीज हम कर रहे हैं, मीन्स द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज डेटा कलेक्शन. Okay, and while doing this data collection we have to store the entire information whatever we are getting from the different sources in our word file. क्योंकि word is a word processor, it processes the word, है ना. तो word को प्रोसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फैसिलिटी यूज करते हैं और उसी पैकेज में हम हमारा सारा डेटा कॉपी करके रख लेते हैं. कॉपी करना है, डाउनलोड करना है, सेव करना है, ये सारी चीजें हम कहाँ पे कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रहे हैं. वंस यू कॉपी द एंटायर डेटा देन वी मॉडिफाई द एंटायर थिंग्स, है ना. अब मॉडिफिकेशंस करते समय हमको यहाँ पे जो सारी चीजें अवेलेबल है उन सब का यूज करते जाना है. ठीक है. अब अगर हम सिंपल चीजें देखी जाए तो एकदम सिंपल से, जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट ओपन करते हैं तो हमको ये पहला वाला स्क्रीन दिखता है. दिस इज ए सिंपल डॉक्यूमेंट फाइल. अभी इसको डॉक्यूमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम वर्ड की यानी कैरेक्टर्स टाइप डेटा हम यहाँ पे मैक्सिमम स्टोर करके रखते हैं.
ठीक है। तो दिस इज ए प्लेन पेपर, और इस प्लेन पेपर पे हम सारी इंफॉर्मेशन क्या करके रख रहे हैं, आइदर हम टाइप करके रख रहे हैं या हम कहीं से कॉपी करके लाके यहाँ पे पेस्ट करके रख रहे हैं, ठीक है, या डाउनलोड करके उसको सेव करके रख रहे हैं, ठीक है। अब ये करने के बाद में ऊपर में हमको दिख रहा है दीज आर द मेनूज विच आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये होम है, होम यानी हमारे बेसिक सारे मेनूज है। देन इंसर्ट, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते जाते हैं तो हमको उसके अंदर आने वाले सारे सब मेनूज हमको दिखते रहते हैं, ठीक है। देन पेज लेआउट, देन रेफरेंसेस, देन मेलिंग, देन रिव्यू एंड देन व्यू। तो इस तरह से, और ये मेन होता है फाइल मेनू। फाइल मेनू को अभी हमको काम नहीं है, हम बाद में देखेंगे। तो होम पे हमारे ये सारे मेनूज यहाँ पे अवेलेबल है। अब इन मेनूज का यूज हम हमारे सहूलियत से, हमारे रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट वी आर यूजिंग ऑल दीज मेनूज। तो सिंपल सिंपल थिंग्स है। इमीडिएटली इसके नीचे जो दिख रहा है दिस इज ए रूलर लाइन, ठीक है। अब रूलर लाइन में क्या होता है, लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन हमारी सेट की हुई रहती है, और अकॉर्डिंग टू लेफ्ट एंड राइट मार्जिन हम जो भी टाइप करने जाते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन एंड गोज अप टू द राइट मार्जिन। जब हम राइट मार्जिन तक पहुंच जाते हैं और राइट मार्जिन खत्म होती है तो इमीडिएटली इट सेट्स द एंटायर डेटा टू द नेक्स्ट लाइन। हमको पुराने जमाने के टाइपराइटर के जैसा एंटर करके नीचे नहीं आना है, वो ऑटोमेटिकली हमारे डेटा को नेक्स्ट लाइन में सेट करके रखता है। वी कॉल दिस एज ए वर्ड रैपिंग। अब ये जो वर्ड से रैपिंग वाला, ये हम और कहीं भी यूज कर सकते हैं, जब आएगा मैं आपको रिमाइंड कर दूंगी। तो दिस इज वर्ड रैपिंग। डेलिबरेटली मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो एंटर का बटन दबा करके हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं एंड देन वी स्टार्ट टू टाइप द टेक्स्ट। उसी तरह से कुछ कुछ कीज ऐसे होते हैं, जैसे टैब की है, टैब की से हम क्या करते हैं, एक एक टैब आगे जाके हमारा डेटा इंसर्ट करते जाते हैं। तो दिस वे वी हैव टू जस्ट input the information whatever we have to write in our word file, word document, ठीक है ना। मैं कुछ पेपर लिख रही हूँ, मैं कुछ बुक लिख रही हूँ, मैं कुछ क्या बोलते हैं, मेरा खुद का कुछ रिसर्च वर्क टाइप कर रही हूँ, या मैं थीसिस लिख रही हूँ, एवरीथिंग हम यहाँ पे इसी तरह से टाइप करते हैं। और हम हर बार बोलते हैं कि आप टाइप करके रख दीजिए, देन हम उसको अच्छे से एडिटिंग करेंगे, राइट। अब एडिटिंग के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, वन बाय वन हम उसको देखते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे पॉइंट्स आते हैं वैसे वैसे। देखिए, टाइप करने के बाद में यहाँ पे हमको दिख रहे हैं कि हम उसका फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसके बाद उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे ये मेनूज के ऊपर से आप आपका माउस पॉइंटर मूव करते जाओ, वहां पे आपको इमीडिएटली दिखते जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज किस चीज के लिए। दिस इज फॉर अंडरलाइन, दिस इज फॉर बोल्ड, दिस इज टू इंक्रीज द फॉन्ट, दिस इज फॉर चेंज द केस। चेंज द केस यानी मैंने टाइप करते समय पूरा डेटा स्मॉल में, स्मॉल केस में टाइप करके रखा हुआ है, मुझे उसको कोई और कैपिटल में या सेंटेंस केस में या और कोई केस में करना है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। इसी तरह से ये सारी चीजें यहाँ पे हमको दिखते रहती है। दीज आर द बुलेट्स। बुलेट्स का यूज किस लिए होता है, सिंपल, हम जो भी डेटा दे रहे हैं उसको हमको किसी पर्टिकुलर नंबर्स में इंसर्ट करना है तो हम नंबर यूज कर सकते हैं। नंबर्स नहीं बताना है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि मेरे बुक 10 बुक पब्लिश किए हुए हैं तो मुझे वहां पे नंबर चाहिए, लेकिन पब्लिकेशन सिंपली मुझे बताना है, मुझे नंबर्स नहीं दिखाना है, तो इन दैट केस वी यूज दिस बुलेट्स। ओके, तो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कर रही हूँ। देन उसके उसी के नीचे आ रहा है तुम्हारा अलाइनमेंट्स ऑफ द पैराग्राफ। मैंने आपको कहा कि लेफ्ट एंड राइट सेट में हमारा पूरा डेटा इंसर्ट होते जाता है, स्टार्ट्स विद द लेफ्ट मार्जिन अप टू द राइट मार्जिन। अब ये जो डेटा होता है वो हमारा आइदर लेफ्ट अलाइन होता है, देखिए बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट अलाइन ही होता है, ठीक है। देन वी कैन सेट इट एज अ सेंटर अलाइन, यानी जो लेफ्ट एंड राइट मार्जिन है उसके सेंटर में मैं उसको सेट कर सकती हूँ। देन राइट अलाइन, राइट अलाइन यानी राइट साइड की जो मार्जिन है वहां पे वो जाके सेट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का मीनिंग ऐसे होता है, इट सेट्स द एंटायर डेटा विद इन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, यानी फर्स्ट कैरेक्टर तुम्हारा लेफ्ट से चालू होता है और लास्ट कैरेक्टर आपका जाके राइट अलाइन, राइट मार्जिन पे सेट हो जाता है। और विद इन these two margins it has to set the entire text,
एंटायर कैरेक्टर्स। और जब इन कैरेक्टर्स को वहां पे सेट करना होता है उस समय वहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करते समय क्या करता है, वहां पे वो इट हैज टू इंसर्ट सम व्हाइट स्पेसेस विद इन द वर्ड्स। जो भी आपका सेंटेंस है उसमें जो भी वर्ड्स है उसको इट हैज टू काउंट इट and then set it within the left and right margin, and for that purpose it has to insert some white spaces within the words। तो ये सारी चीजें होती है प्रोसेस में, तो इसी को कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। ओके, फिर हमने फॉन्ट बढ़ा दिया, फिर हमने फॉन्ट छोटा किया, फिर हमने टैब का बटन दबा दिया, फिर हमने और कुछ चीजें की, तो ये सारी चीजों को उसको मैनेज करना है within the left and right margin and set according to your justification। उसी को कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, राइट। अब ये छोटी छोटी चीजें होती है, ये मैंने आपको बता दी। उसके बाद और एक यहाँ पे पैराग्राफ में ही एक है लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। दो लाइंस के बीच में कितना स्पेसिंग हमको चाहिए ये भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए दो लाइन से उसमें हमको ये 1.15 का है, मैं 1 का कर सकती हूँ, उससे भी ज्यादा कर सकती हूँ, उससे कम भी कर सकती हूँ, ये सारी चीजें। और एक यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव द स्पेसेस आफ्टर द पैराग्राफ। अगर हमारी 1.0 की स्पेसिंग देने के बाद भी मुझे और कुछ कम करना है, इन दैट केस वी कैन यूज दिस ऑप्शन टू रिमूव द स्पेसेस। उसी तरह से क्या होता है टू ऐड द स्पेसेस आफ्टर द पैराग्राफ। कभी कभी छोटी छोटी चीजों की अहमियत हमको कब समझती है, जब हमारी एक ही लाइन किसी नेक्स्ट पेज पे जा रही है, एक सिंगल लाइन के लिए मुझे दूसरा पेज यूज करना हो रहा है। इन दैट केस ये छोटी छोटी चीजों को यूज करके हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, है ना। सिंगल लाइन पेज का मेरा डॉक्यूमेंट है या मेरा 50 पेज का डॉक्यूमेंट है, लेकिन एक लाइन की वजह से मेरा डेटा 51 पेज पे जा रहा है, तो वो एक लाइन प्रिंट करने में कोई मतलब नहीं होता है। आई कैन सेट दैट टेक्स्ट विद इन द 50 पेजेस। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें हम वहां पे यूज कर सकते हैं। उसी तरह से देखो इंसर्ट मेनू में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे, पेज लेआउट में आएंगे, रेफरेंसेस में आएंगे, मेलिंग में आएंगे, रिव्यू में आएंगे एंड व्यू में आएंगे। इतनी सारी चीजें तो एक दिन में मुझे पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं कुछ एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी एडवांस चीजें भी पढ़ने मिल जाए और थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ना मिल जाए। ठीक है, इतना आपको समझ गया है क्या कि कोई और एकदम बेसिक वाले हैं जिनको और जरूरत है? इतना ठीक है फॉर बिगिनर्स? यस मैम। ठीक जी मैम। है, ओके ओके। तो चलो देखो अब हम क्या करते हैं कि अगर मुझे, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगी कि अगर मैं मेरा रिसर्च वर्क स्टार्ट कर रही हूँ, या मैं मेरे पेपर पब्लिकेशंस के लिए कुछ लिख रही हूँ, या मैं मेरे बुक लिख रही हूँ, तो वो केस में क्या होता है कि हम आपको ही बताते हैं कि आप पहले पूरा लिख दीजिए और बाद में आप फॉर्मेटिंग कीजिए। लेकिन अभी मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि आप लिखने से पहले ही आपका फॉर्मेटिंग स्टाइल डिसाइड कर लीजिए, सो दैट क्या होगा कि जब आप उस पर्टिकुलर वर्क को, पर्टिकुलर टेक्स्ट को, पर्टिकुलर फाइल को, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आप अलाइन करना चाहोगे, उसके बेसिस पे कुछ और काम करना चाहोगे, उसके बेसिस पे और कोई फॉर्मेटिंग करना चाहोगे, तब आपको वो काम बहुत इजीली करना पॉसिबल होगा। अदरवाइज आप कर लोगे लेकिन आपको उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक रिसर्च पेपर लिखना चालू कर दिया, तो मेरा क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है पहले। इंट्रोडक्शन, उसके बाद में लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद में एनालिसिस, उसके बाद में रिजल्ट, उसके बाद में और सारी चीजें हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं और बाद में उसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। मैं ऐसे नहीं कर रही, मैं क्या कर रही हूँ, स्टार्टिंग से ही मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि दीज आर द नंबर्स, दीज आर द बुलेट्स। बुलेट्स का यूज किस चीज लिए कर रहे हैं हम, सिंपल सिंपल चीजों को हम नंबराइज ना करते हुए उसको हम
मैंने कौन से कोर्सेस ऑफर किए हैं, मैंने कौन से बुक्स लिखे हुए हैं, मेरा रिसर्च वर्क कौन से एरिया में है। तो इस चीज के लिए हम इन बुलेट्स का यूज कर लेते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसे नहीं करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से नंबर्स ले रही हूँ। और नंबर्स तो जैसे ही हम लेते हैं तो ये इतने सारे स्टाइल से नंबर्स के होते हैं। हम एकदम सिंपल वाला नंबरिंग ले रहे हैं तो उसके बाजू में और एक स्टाइल दी गई हुई है, यहाँ से हम वो स्टाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड फर्स्ट आई सिलेक्ट दिस 1.1 1.1 वाली स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपका एक नंबर यहाँ पे आ गया है। एंड दिस इज फॉर इंट्रोडक्शन। मैंने अभी कैप्स का बटन ऑन कर दिया है ताकि मेरा पूरा टेक्स्ट क्या किस चीज में, कैपिटल में ही आएगा। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि सेंटेंस केस है, सेंटेंस केस है तो मैं यहाँ से उसको चेंज कर सकती हूँ। मुझे लोअर चाहिए तो लोअर कर सकती हूँ। देखिए यहाँ से ये जो है केस चेंज है ना, तो इसको सेंटेंस केस कर दिया। केस चेंज यहाँ से लोअर कर दिया, केस चेंज से यहाँ से अपर कर दिया। तो दिक्कत कुछ नहीं है, बाद में हम उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से अच्छे से करें तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा और उसके तुरंत बाद मैंने क्या किया, एंटर प्रेस किया, तो मेरा नंबर आ गया 2। लेकिन 2 की जगह पे मुझे 1.1 वाला पार्ट भी कुछ तो भी लिखना है। तो इन दैट केस आई जस्ट प्रेस टैब की सो दैट इट गोज टू द नेक्स्ट टैब। एंड यहाँ पे मैं मेरा टाइप कर रही हूँ सेकंड वाला हेडिंग, देन आ रहा है मेरा 1.2, देन आ रहा है मेरा 1.2.1। मैं क्या कर रही हूँ, और एक टैब प्रेस कर रही हूँ तो 1.2.1 आ गया, 1.2.3 आ गया। फिर मुझे 4 नहीं चाहिए तो मैं और एक, देखिए इसी ऊपर में डिक्रीज द इंडेंट करके एक ऑप्शन है, तो मैंने इसको डिक्रीज कर दिया सो दैट ये मेरा 1.3 आ गया, 1.4 आ गया। लेकिन मुझे अभी 1.5 नहीं चाहिए तो मैं और एक इंडेंट को प्रेस करूंगी तो मैं आ गई 2 पे। 2 मेरा है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में फिर से मेरा 2.1 है, 2.2 है, 2.2.1 है, 3 है, 4 वाला नहीं है मेरा। मैं फिर से और एक इंडेंट डिक्रीज कर रही हूँ, नीचे आ रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं राइटिंग करते समय। ठीक है, अब मैंने 3 पे आ गई हूँ। 3 पे मेरा एनालिसिस, एनालिसिस के अंदर भी मेरा क्या है, 3.1 है, 3.2 है, 3.2.1 है। फिर से मैं और एक डिक्रीज कर रही हूँ इंडेंट को, 3.3 है, 3.1 है, 3.2 है। फिर मुझे और पीछे जाना है, मैं जा रही हूँ 4 पे। 4 पे है मेरा रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर भी मेरे 4.1, 4.2, 4.2.1, 2, जितने भी हमको चाहिए हम उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने मेरा टेक्स्ट टाइप करने से पहले ही मैंने मेरा स्टाइल डिसाइड करके रखा। रिजल्ट, कंक्लूजन, कंक्लूजन में भी मेरा कुछ पार्ट है 5.1, 5.2, 5.3, देन लास्ट में है मेरा रेफरेंसेस। राइट, अब इस तरह से मैंने क्या किया, मेरा पूरा सेटअप डिसाइड करके रख दिया। अगर आप लोगों का पहले से कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सी कमांड है कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी कमांड है पेस्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो लिखते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से लिखते लिखते हम इसमें पूरा हमारा डॉक्यूमेंट बनाते जाएंगे। इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो नो, देखो, हाँ ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि मेरा जो रिसर्च वर्क है, मेरा जो थीसिस है, मेरा जो बुक है, वो बुक मुझे एक जैसे फॉर्मेटिंग में चाहिए। एक जैसे फॉर्मेटिंग का मतलब ऐसे होता है कि हम, अगर ये फर्स्ट वाली स्टाइल है मेरी, ये इंट्रोडक्शन वाली, तो ये इंट्रोडक्शन में जो फॉर्मेटिंग्स मैं लगा रही हूँ वो ही फॉर्मेटिंग्स मेरे लिटरेचर रिव्यू के लिए, देन
एनालिसिस के लिए, रिजल्ट के लिए और रेफरेंसेस के लिए होने चाहिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एट दिस मोमेंट ये जो मेरा पेज है, मेरा एक ही पेज में सारी चीजें यहाँ पे आ गई है, लेकिन जब मैं मेरा बुक लिखूंगी तो हो सकता है मेरा बुक 500 पेजेस का हो, 700 पेजेस का हो, या 25 पेजेस का हो, कितना भी हो मेरा वर्क। ठीक है, मेरा थीसिस है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये चीजें जो होती है वो अलग अलग पेजेस पे, अलग अलग लोकेशंस पे होती है, और मुझे एवरी टाइम उस लोकेशन पे जाके उस फॉर्मेटिंग्स को अप्लाई करना होता है। सपोज आई वांट टू अप्लाई 3-4 टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग्स at the single location and same style I have to apply for the entire location। ठीक है, कौन से ये फोर्स लेवल पे, तो मैं वैसे ना करते हुए, और अगर हम भूल गए एक आधी स्टाइल तो हमारा वो स्किप हो जाता है। तो यूनिफॉर्म स्टाइलिंग के लिए हम क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले वाली चीज को, जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग फॉर्मेटिंग्स, राइट। उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। बिगिनर्स के लिए सिलेक्ट करना यानी क्या करना है, माउस को क्लिक करना है और उसको ड्रैग करना है। अगर माउस हैंडलिंग नहीं जमता है तो क्लिक कर देना है, या आप एरो की से जा सकते हो। देखिए हमारे कीबोर्ड में एरो कीज है, हम उसको कहते हैं डायमंड कीज। डायमंड कीज यानी अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट, ये सारे मूवमेंट्स हम ये कीज से कर सकते हैं। तो आप वो कीज का यूज करके आपका जो पॉइंटर है, जिसको हम कहते हैं कर्सर, कर्सर को आपको लाना है आपके रिक्वायर्ड लोकेशन पे। रिक्वायर्ड लोकेशन कौन सा हो गया आपका, इंट्रोडक्शन की पहली आई वाली पोजीशन। ओके, उसके बाद शिफ्ट का बटन दबा के रखिए और एरो की से उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सो दैट गेट सिलेक्टेड, कौन सा, इंट्रोडक्शन वाला मेरा सिलेक्ट हो गया। नाउ आई विल अप्लाई डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स ऑन दिस। मैं यहाँ पे ले रही हूँ, इसको मैं किसी और स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं इसका फॉन्ट बढ़ाना चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो ए, बड़ा ए लिखा हुआ है, इट इज यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट, है ना। मुझे आंखों आंखों में जितना अच्छा लग रहा है उतना मैं बढ़ा सकती हूँ, मुझे कम चाहिए तो मैं कम कर सकती हूँ। ये क्या है, ये सिंपल चीज है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर पेपर को किसी पर्टिकुलर जर्नल के लिए दे रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर इसमें पब्लिश करना चाहते हैं, तो उनके अपने अपने रूल्स होते हैं। जैसे IEEE का है तो उनका अपना रूल है कि हमारा हेडिंग इतने पॉइंट्स में ही चाहिए, सब हेडिंग इतने पॉइंट्स का ही चाहिए, सब हेडिंग इतने पॉइंट्स का ही चाहिए, स्पेसिंग इतना ही चाहिए। तो वो केस में हम हमारे मन से उसको बढ़ाना और कम करना नहीं कर सकते। इन दैट केस इसी में बाजू में हमको दिखा हुआ है, तो यहाँ से हम उसको सिलेक्ट करके, सपोज मुझे चाहिए 20 वाला, 20 फॉन्ट है ना, तो मैंने उसको 20 कर दिया, राइट। एक दो चीजें की मैंने फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दिया, फॉन्ट का साइज चेंज कर दिया। जनरली हमारे कलर का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन मैं मेरा अगर बुक लिख रही हूँ तो मैं मेरा बुक में कलर्स लगा सकती हूँ। तो मैं ये एक कलर भी उसको लगा दिया, तीसरा फॉर्मेटिंग हो गया। और मुझे कुछ उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, नहीं करना है, वो भी चीजें हम यहाँ पे लगा सकती हूँ। तो 3-4 फॉर्मेटिंग्स मैंने यहाँ पे उसको लगा दिए हैं। अब ये सेम फॉर्मेटिंग्स मुझे दूसरा जो पॉइंट है लिटरेचर रिव्यू, वहां जाके मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ओवर देयर, मैं क्या कर रही हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ पहले वाले को जहां पे मैंने सारे फॉर्मेटिंग्स लगाए हुए हैं, एंड देन क्लिक एट द फॉर्मेट पेंटर। जहां पे कट, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन है सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे, वहां पे नीचे में एक फॉर्मेट पेंटर नाम का ऑप्शन है। तो वहां पे मुझे क्या करना है, डबल क्लिक कर देना। डबल क्लिक करके मेरे पॉइंट, देखिए जो पॉइंटर होता है ना, ये माउस का पॉइंटर जिसको हम कर्सर कहते हैं, ये कर्सर हर जगह पे अपनी अपनी स्टाइल चेंज करते रहते हैं। जैसे मैं उसको मूव कर दूंगी तो वो एरो बन जाएगा, यहाँ पे ला लूंगी तो वो और अलग बन जाएगा, यहाँ पे ला लूंगी तो और है। और अभी देखिए, अभी वो हो गया है एक ब्रश की तरह, है ना। तो इस ब्रश को मुझे मेरे टेक्स्ट से जस्ट मूव करवाना है, तो मेरा ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे लग गया। सेकंड वाले के लिए, थर्ड वाले के मुझे फिर से वही करना है, जस्ट उसके ऊपर से ब्रश को मूव कर देना है। रिजल्ट के लिए भी सेम चाहिए, उसी तरह से मैंने उसको भी कर दिया। देन फॉर कंक्लूजन, वहां पे भी मैंने कर दिया। एंड देन लास्ट में है रेफरेंसेस
Here also I apply the same formattings. Okay, अब ये होने के बाद में फिर से वो कर्सर मेरा मूव उसी फॉर्मेट में है, तो जस्ट आई हैव टू प्रेस द एस्केप की, सो दैट वो जो उसने फॉर्मेटिंग्स कॉपी किए थे वो रिलीज हो गए मेमोरी से, राइट। अब मेरा काम आता है 1.1 वाला जो फॉर्मेटिंग्स है उसको चेंज करना है, ठीक है। नाउ आई सिलेक्ट दिस 1.1, उसको मैंने क्या कर दिया, उसका भी मैंने स्टाइल चेंज कर दिया, उसको मैं किसी और फॉर्मेट में चेंज करना चाहती हूँ, मैं इसलिए कुछ अलग ले रही हूँ कि ताकि आपको दिखे वो, ठीक है। Then I apply here bold, then I want to change the font, I make it as a 18, ये मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने इसको इटैलिक भी लगा दिया, वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। मैंने इसका कलर भी चेंज करना चाहती हूँ, देन आई मेक इट एज अ डिफरेंट कलर्स, ओके। ये फॉर्मेटिंग्स लगाने के बाद जस्ट आई हैव टू सिलेक्ट इट एंड डबल क्लिक एट द फॉर्मेट पेंटर। अब मेरा 1.2 इसी स्टाइल में आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 भी आएगा, उसके बाद 2.1 2.2 आएगा, मेरा यहाँ पे यहीं पे है आपको, लेकिन आपके पूरे 500 पेजेस के डॉक्यूमेंट में इसको लेके घूमना पड़ेगा। बस जस्ट यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप इट, है ना, ड्रैग करके छोड़ देना। देन 3.3, देन 4.1 एंड 4.2, यहाँ तक के मेरा ये हो गया 4.3 एंड 4.4 also। उसके बाद में है 5.1 2 3, ये तीनों के, ठीक है। फिर से मैंने एस्केप का बटन दबा दिया। नाउ आई हैव टू मेक द चेंजेस ऑन 1.2.1, ये तीसरी जो लेयर है उसके लिए मुझे करना है। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा वो, इसलिए मैं उसको सिलेक्ट करके जस्ट मेक इट एज ए बोल्ड, बस उसको बोल्ड ही कर रही हूँ और उसका थोड़ा सा एक नंबर से साइज बड़ा कर रही हूँ, ठीक है। नाउ अगेन आई क्लिक एट द फॉर्मेट पेंटर एंड सेम वे आई एम गोइंग टू मेक द चेंजेस। समझ रहा है क्या, दिख रहा है आप लोगों को? इज इट विजिबल? या मैं फॉन्ट बड़ा कर दूं थोड़ा सा, दिख रहा है ना? यस मैम। जी मैम। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, सारी चीजों को हमने फॉर्मेटिंग सेम लगा दिया। यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग के लिए वी कैन यूज दिस ऑप्शन, फॉर्मेट पेंटर का सिलेक्ट कीजिए, उसी को सारे फॉर्मेटिंग्स अप्लाई कीजिए और उसके बाद में उसको फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करके देन जहां जहां पे हमको चाहिए वहां पे उसको जस्ट मूव द पॉइंटर, जस्ट वो ब्रश जो दिख रहा है उसको हम मूव करते जाएंगे तो हमारा जो पूरा टेक्स्ट है वो यूनिफॉर्मली यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? राइट, इसमें कोई डाउट है? नो मैम। नो। चलो, अब तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ऐसे है कि मैंने मेरा पूरा बुक लिख लिया, मेरा पूरा थीसिस लिख लिया, मेरा पूरा फॉर्मेटिंग हो गया, ठीक है। नाउ आई वांट टू मेक द कंटेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क। कंटेंट का जो पेज होता है दैट आई हैव टू डिजाइन। अब कंटेंट का पेज कैसे डिजाइन करते हो, एनी आइडिया? टेबल में, है कि नहीं? और जब हम कंटेंट का पेज करते हैं तब हमको क्या देना पड़ता है, जो भी हमारा फर्स्ट पार्ट, जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन मेरा कौन से पेज पे आ रहा है, देन ये जो मैंने दूसरा वाला लिखा हुआ है एनालिसिस, वो कहाँ पे आ रहा है, ऐसे करते करते हर चीज को हमको उसका नंबरिंग भी करना पड़ता है, राइट। अब नंबरिंग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट में जा रहे हैं, इंसर्ट में जाके हम कर रहे हैं पेज नंबर, ठीक है। पेज नंबर को क्लिक करने के बाद हमको पूछा जाता है कि हम कहाँ पे वो पेज नंबर डालना चाहते हैं। सो टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, जहां कहीं भी आपको डालना है। मैं जनरली हम बॉटम ऑफ द पेज करते हैं, तो बॉटम ऑफ द पेज हमने क्या कर दिया,
पेज नंबर डाल दिया। ठीक है, अब हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में हमारा पेज नंबर यहाँ पे दिख रहा है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। राइट, ये मेरा एक ही पेज का डॉक्यूमेंट है, 2 पेज का डॉक्यूमेंट है। 2 पेज के डॉक्यूमेंट में 1 और 2 नंबर्स मेरे आ चुके हैं। जब मेरा बहुत ज्यादा नंबर्स वाला डॉक्यूमेंट होगा तो उतने सारे नंबर्स ऑटोमेटिकली हमारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मुझे इन सब लोगों की एक टेबल में कंटेंट्स पेज बना के मुझे उसको डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट करवाना है। राइट, तब उसके लिए क्या करना है, मुझे हर चीज को कॉपी करते जाना है यहाँ से, इंट्रोडक्शन, और फिर उसका पेज नंबर डालते जाना है टेबल में। ओके, सिंपल वे इज यू कैन इंसर्ट द टेबल, है ना। इंसर्ट टेबल से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें ये सारी चीजें डाल सकते हैं। जितने बाय जितने का टेबल मुझे चाहिए उतने बाय उतने का टेबल में डाल के वहां पे मैं मेरा इंडेक्स पेज बना सकती हूँ। लेकिन दैट ऑप्शन इज अ टीडीएस जॉब। अब टीडीएस जॉब क्यों, हम एक दिन में तो बना सकते हैं हमारा क्या बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। लेकिन क्या होता है, अगर हम हमारा थीसिस लिख रहे हैं या हमारा बुक लिख रहे हैं, हमारा बुक लिखने के बाद में बहुत बार ऐसे होता है जब हम प्रूफ रीडिंग करते हैं, दैट टाइम हमको ऐसे लगता है कि नहीं नहीं ये पैराग्राफ यहाँ पे नहीं चाहिए था, किसी और जगह पे चाहिए, ऊपर में चाहिए था। ये वाला जो मैंने टेबल दिया हुआ, ये टेबल मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए था, कहीं और जगह पे चाहिए। ये जो फ्रेजेस मैंने यहाँ पे डाले हुए, ये यहाँ पे नहीं चाहिए थे, किसी और लोकेशन पे चाहिए। कभी कभी लगता है कि अरे ये हमने ज्यादा कहीं डाल दिया, इसको डिलीट कर दो। तो the meaning is that different types of insertion, different types of modification, different types of deletions मुझे मेरे टेक्स्ट में करने पड़ते हैं। और जब हम टेक्स्ट में इस तरह से मॉडिफिकेशंस करते हैं तो नेचुरली मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, मुझे उसे फिर से बनाना पड़ता है ना। तो वो ऑप्शन ना यूज करते हुए एक सिंपल वे है यहाँ पे, वो है हम जाते हैं रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस में जाने के बाद में क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन, इंट्रोडक्शन, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे देखिए ऐड द टेक्स्ट एज ए लेवल 1। ठीक है, देन मैंने ये दूसरा वाला ले लिया, इसको गई मैं ऐड द टेक्स्ट लेवल 2। ये भी क्या होगा मेरा, ऐड द टेक्स्ट लेवल 2। फिर 1.2.1 वाले क्या हो जाएंगे, ऐड द टेक्स्ट लेवल 3। देन 1.3 एंड 1.4 ये क्या हो जाएंगे, ऐड द टेक्स्ट लेवल 2। ठीक है, देन इनको कर दिया क्या हमने, 1.3 एंड 4 को level 2. Okay, then we came to the literature review. This is a level 1. Add the text level 1. Then 2.1 and 2.2 both are level 2. Then 2.1 ये जो वाला ऑप्शन है 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 ये आते हैं हमारे लेवल 3 पे। अगेन 2.3 को लेवल 2, this 2.3.1 level 3, then 2.4 level 2, then analysis कहाँ पे आएगा अभी, again it comes under level 1। ठीक है, एनालिसिस के अंदर में जो जा रहा है 3.1 एंड 3.2 एट द टेक्स्ट लेवल 2। ये 3.2.1 वाला कहाँ पे जाएगा, 3 एट द टेक्स्ट लेवल 3। उसके बाद में आ रहा है हमारा 3.3, अगेन दिस वन बिकम्स लेवल 2। उसके नीचे वाला लेवल 3, देन रिजल्ट आ जाएगा मेरा लेवल 1 पे। ठीक है, 4.1, 4.2 लेवल 2 पे आएगा। उसके नीचे ये जाएगा 3, then this one level 2 है ना, level 2।
and this one level 1, 5.1.2 तीनों आएंगे लेवल 2 पे, ठीक है। सो दिस वे मैंने इन सबको कर लिया। अब ये 6 वाला कहाँ पे आएगा? रेफरेंसेस एंड द टेक्स्ट लेवल 1। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, इन सब लोगों को अलग अलग लेवल्स पे सिलेक्ट करके रख दिया। अब मैं हूं यहाँ पे सबसे लास्ट में रेफरेंसेस पे। हियर आई प्रेस कंट्रोल एंटर सो दैट मैं कहाँ पे आ गई हूँ? लास्ट वाले पेज पे, न्यू पेज पे, ठीक है। अब न्यू पेज पे आने के बाद मुझे क्या करना है? हियर आई हैव टू सिलेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड ऑटोमेटिकली टेबल क्या होगा देखिए, ऑफ कंटेंट से ये बन गया। दिख रहा है आप लोगों को? इज इट विजिबल? दिख रहा है Yes, क्या? madam. Yes. Yes, ma'am. दिखता है पूरा? दिस। अब इसमें आपने देखा होगा कि ये सारा टेबल ऑफ कंटेंट्स दिख तो रहा है, लेकिन ऑल दीज पेज नंबर्स क्या है? 1 ही है, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट ही 2 पेज का है। तो मेरे नंबर्स क्या आएंगे? 1 एंड 2 ही आएंगे, उसके ऊपर तो नहीं आएंगे। लेकिन जब मैं इस पर्टिकुलर फाइल में मेरा डेटा इंसर्ट करूंगी तब क्या होगा? मैं अभी ना सिंपली कंट्रोल एंटर करके ब्लैंक लाइंस यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ सो दैट लाइन नंबर्स बढ़ जाए, ठीक है। पेज नंबर्स में यहाँ पे जैसे समझ लो कि मैं मेरा कोई कहीं पे भी बना हुआ डेटा था और वो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ, है की नाही? तर आता काय झालं? माझं डॉक्युमेंट झालं 10 पेजेसचं। दिख रहा है आपको? तो मेरा पेज हो गया मेरा अभी 10 पेजेस का। अभी मुझे इसको चेंज करना है क्योंकि मेरे सारे पेज नंबर अभी बदल चुके हैं। तो अपडेट द टेबल एंड पेज नंबर ओनली। तो देखिए अब मेरे जो पेज नंबर थे वो यहाँ पे चेंज हो गए। दिख रहा है आप लोगों को? 2, 3, 5, 7 तक के मेरे पेज नंबर्स चले गए। देखो ये 8 नंबर पे भी आ गया, रेफरेंसेस एट पेज नंबर 8। दिख रहा है? तो एक बार आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स बन गया तो आप उसको सिंपली मॉडिफाई कर सकते हो। समझ गए? अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मैं मेरा पूरा थीसिस वर्क लेके मेरे गाइड के पास जाऊंगी या मेरा जो लिखा हुआ बुक है वो मैं पढ़ने बैठूंगी, आफ्टर मुझे प्रूफ रीडिंग के लिए देते हैं ना वो लोग अपने को प्रिंट करने से पहले, तो प्रूफ रीडिंग में मुझे समझ में आ गया कि मेरे कुछ डेटा मुझे निकालना है, कुछ डेटा मुझे रीशफल करना है, कुछ डेटा मुझे इंसर्ट करना है ना। तो इतना सारा होने के बाद मेरे पेज नंबर चेंज हो जाते हैं, मेरे नंबर ये जो 4.1234 भी होते हैं ना वो भी चेंज होता है। और वो चेंज होने के बाद में आगे वाली सारी चीजें मुझे क्या करनी पड़ती है? मैन्युअली चेंज करनी पड़ती है, ठीक है ना। अगर मैंने 4.1 की जगह किसी और को इंसर्ट कर दिया यहाँ पे और एक ऑप्शन, तो मेरा क्या होगा? नीचे के जो सारे नंबर्स है वो इमीडिएटली चेंज हो जाएंगे। देखिए 4 पे हमारा है रिजल्ट, है ना, एनालिसिस, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन, ये हमारा 4 के नीचे है। यहाँ पे अगर मैं और एक आध चीज इंसर्ट कर दूं, मुझे गाइड ने कह दिया कि यहाँ पे आप और एक ऑप्शन आप डाल दीजिए। कौन सा? एनालिसिस एंड रिजल्ट। एनालिसिस विथ विथ रिजल्ट से कर देते हैं, है ना, क्योंकि मुझे क्या करना है वो एनालिसिस वाला पार्ट डायरेक्टली रिजल्ट में हम क्या करते हैं? रिजल्ट दे देते हैं हमारा पूरा, लेकिन मुझे उस एनालिसिस के टेबल्स को यूज करके कुछ रिजल्ट्स मुझे दिखाने हैं, एडिशनल चीज, ठीक है। तो मैंने एक पार्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। तो जैसे ही मैंने 4 को ऐड कर दिया ये क्या बन गया? 5 बन गया। इधर वाले सारे 5.1, 2, 3 पूरे चेंज हो गए और मेरा जो कंक्लूजन था वो भी 6 और 6.1, ठीक है। मेरा जो बिब्लियोग्राफी था वो 7 बन गया।
सॉरी रेफरेंसेस जो था वो 7 बन गया। तो इमीडिएटली ये सारी चीजें क्या हो गई, अपने आप चेंज हो, राइट। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका फॉर्मेटिंग हम उसी तरह से चेंज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लिए, डबल क्लिक किए और यहाँ पे इसको मूव कर दिए तो ये चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 3 पॉइंट ज्यादा कहाँ पे है, वहां पे हम चेंज करेंगे। लिटरेचर रिव्यू में ज्यादा नहीं रहता है, एनालिसिस में ही करते हैं। एनालिसिस में यहाँ पे 5.1 5.2 है, उसके नीचे के कैसे है 5.2.1 है। यहाँ पे अगर मैं कुछ और ऐड कर दूं, 5.2 पे मैं कर रही हूँ ए, ठीक है, उसके अंदर कर रही हूँ बी, तो दो चीजें मैंने ऐड कर दी। तो जैसे ही 5 के बाद में 2 और 3 हो गए तो ये 4 हो गया। 5.4 जैसे हो गया तो नीचे वाले अपने आप चेंज हो गए, 5.4.1 2 और उसके अंदर का भी अपने आप ही चेंज हो, और नीचे वाले 5.56 वो अपने आप चेंज हो। तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे हमने ए और बी ये दो चीजें ऐड कर दी है। कंक्लूजन में मैं यहाँ पे और एक ऐड कर रही हूँ, इसको कह रही हूँ सी। तो मैंने 3 पैराग्राफ ऐड कर दिए हैं मेरे एग्जिस्टिंग फाइल में। अब मुझे फिर से क्या करना होगा, मेरे जो पेज नंबर्स है और मेरे जो नीचे वाले रेफरेंसेस के नंबर से ये सारे चेंज हो जाएंगे, राइट। अब इसलिए मुझे क्या करना है, अगेन आई हैव टू क्लिक ओवर हियर, टेबल ऑफ कंटेंट डिस्प्ले, अपडेट द टेबल, and now I say update the entire table, right? ओके जैसे ही ओके करते हो तो आपको क्या होता है, देखिए हमने कहाँ पे किया था, ए और बी, यहाँ पे किया था 5.2 पे ए, बी और सी कहाँ पे किया था 6.4 पे किया था। तो ये अपने आप आ गया है, मुझे फिर से लेवल देने की जरूरत नहीं है, मुझे फिर से चेंजेस करने की जरूरत। जो भी चेंजेस हम ऊपर में करते हैं उसको यहाँ आके सिंपली यू हैव टू अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट्स। सो इमीडिएटली इट विल चेंज इट, और उसके रिलेटेड जो पेज नंबर्स है वो भी इमीडिएटली चेंज हो जाएंगे और आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स एकदम से अच्छे से बन के रेडी हो जाए, राइट। समझ गया यहाँ तक क्या? इज देयर Yes, एनी madam. डाउट? कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? No हाँ doubt. बोलो मैडम बोलो मैडम। पेज नंबरिंग के बारे में थोड़ा पूछना था, अभी पूछे कि लास्ट में पूछे? हाँ वो पूछिए ना कोई प्रॉब्लम मैम सपोज हमारा थेसिस है फॉर एग्जांपल, है ना, नहीं। हमें कवर पेज को नंबर ब्लैंक रखना है, ठीक है, जो कवर पेज है उसको हम ब्लैंक नंबर रखेंगे, वहां नंबर नहीं रहेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट्स आते हैं, सर्टिफिकेट से लेके एब्स्ट्रैक्ट तक मुझे अगर रोमन नंबर में 1 2 3 4 देना है वो देना है, बिल्कुल। और 1 2 3 4 देने के बाद मुझे इंट्रोडक्शन से हमें 1 2 3 नंबरिंग करना है, तो वो कैसे करेंगे मैम? देखिए मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि जब भी आप आपका थीसिस राइटिंग चालू करोगे तो मैंने जैसे आपको अभी स्टाइल बताई है उसी स्टाइल से आपको चालू कर देना है, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग ऐसी होती है कि जब भी आप थीसिस लिखो या बुक लिखो, जो भी कुछ लिख रहे हो, उसके चैप्टराइजेशन का जो फाइल बनेगा आपका वो अलग अलग रखो। यानी चैप्टर 1 की अलग फाइल, चैप्टर 2 का अलग, 3 का अलग, 4 का अलग, 5 का अलग। अब ये इसलिए क्योंकि जब भी हम कुछ भी एडिटिंग करते हैं तो हमारा उस पर्टिकुलर पोजीशन से नेक्स्ट लोकेशन तक के क्या हो जाता है, सारा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वर्ड हैज टू प्रोसेस इट। वर्ड प्रोसेसिंग के पोजीशन में क्या होता है, वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। तो इतनी सारी फाइल, जैसे मेरे 5 चैप्टर्स है, मेरे 500 का डॉक्यूमेंट्स है पेजेस का, तो इतने सारे पेजेस आप क्या कर रहे हो, बार बार चेंज कर रहे हो। तो ये चेंजेस में आपके पेजेस तो डिस्टर्ब हो ही जाते हैं और बहुत बार आपका डेटा करप्ट भी हो सकता है। अगर डेटा करप्ट हो गया तो आपका पूरा के पूरा थीसिस आपका वेस्ट हो जाएगा। एक फाइल अगर आपकी करप्ट हो गई तो पूरा थीसिस करप्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, हर चैप्टर को अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग फाइल में बनाना है, पहली चीज है, ठीक है। अब देखिए आपने कहा था कि मुझे पहले जो पेजेस होते हैं, फ्रंट पेज जो होता है उसको मुझे नंबर नहीं देना है।
तो और एक मेरा सजेशन ऐसे होता है कि जो फ्रंट पेज है वो आप सेपरेट फाइल में बना के रखिए। उसके बाद में जो आपके सर्टिफिकेट्स आते हैं, आपका डिक्लेरेशन आता है, वो एक अलग फाइल में बना के रखिए और उसको नंबर देते समय यहाँ पे देखिए इंसर्ट पेज नंबर, है ना। पेज नंबर देने के बाद में क्या होता है, वो सिंपल में आता है, तो उसी के नीचे आता है फॉर्मेट पेज नंबर। ठीक है, फॉर्मेट पेज नंबर में यहाँ पे आपको नंबर का फॉर्मेट मिलता है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, उसको रोमन में ले लीजिए। तो आपके जो सर्टिफिकेट्स है और आपके जो रेफरेंस डिक्लेरेशंस है, वो सारी चीजें आपकी रोमन में आ जाएंगी। ठीक है, ये एक बात हो जाती है। उसके बाद में और एक मैंने जैसे आपको कहा था कि आपका पहला जो चैप्टर है वहाँ वो अलग फाइल में होगा आपका, तो वहां के नंबरिंग्स आपके कहाँ से चालू हो गए, नंबर 1 से चालू हो गया आपका। ठीक है, नंबर 1 से आपका पहला चैप्टर चालू हो गया, नंबर 1 से नंबर 20 सपोज मेरा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो चैप्टर मेरा दूसरी जगह पे होगा, उसमें जब मैं पेज नंबर इंसर्ट करूंगी, तब मुझे क्या करना है, इंसर्ट द पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर, और ये स्टार्ट विथ 21, है ना। मेरा पहला चैप्टर 1 से लेके 20 तक के आ गया था, अब मेरा दूसरा चैप्टर क्या होगा, लिटरेचर रिव्यू वाला 21 से लेके जितने भी पेजेस उसके बनेंगे वहां तक जाएगा। और एक चीज आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि मैंने आपको ये जो अभी पढ़ाया, कौन सा, टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला पेज। ठीक है, अब ये टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने आपको कहा कि सबसे लास्ट में रखिए। टेबल ऑफ कंटेंट्स का पेज आप सबसे फर्स्ट भी रख सकते हो, राइट। लेकिन जब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स का पेज फर्स्ट रखेंगे तो हमारे 2 पेजेस इमीडिएटली चेंज हो जाएंगे और हमारा नंबरिंग भी चेंज हो जाएगा। इसलिए उसको हमको क्या करना है, एंड ऑफ द फाइल में ही रखना है। क्यों, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है, हम हर चैप्टर का हर चैप्टर के साथ में हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं देते। हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे थीसिस के स्टार्टिंग में होता है ना। चैप्टर के स्टार्टिंग में नहीं होता है, थीसिस के स्टार्टिंग में होता है। इसीलिए बाद में हम क्या करने वाले हैं, इसी सारे टेबल ऑफ कंटेंट्स को एक और फाइल में कॉपी करके फिर उसको अलग से प्रिंट करने वाले, समझ गए। तो मैं ये चीज इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि जब हम हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे, देखिए अब हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स कहाँ पे आ गया है, इस पेज के नीचे आ गया है। तो मेरा 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब है कि 10वें पेज पे मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स है। तो मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कितने पेज का हो गया, 9 पेज का हो गया। ठीक है, तो मेरा अभी यहाँ पे जब मैं पेज नंबर बताऊंगी कि फॉर्मेट द पेज नंबर, तो नेक्स्ट वाला मेरा कहाँ से चालू हो जाएगा, 10 से चालू हो जाएगा। ये जो लास्ट वाला आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स का पेज है वो मत गिनिए आपके गिनती में, समझ गए क्या आप। लेकिन जब हम एंड चैप्टर, हाँ हाँ पूछिए पूछिए। जब जब मान लो कि अभी ऑनलाइन का हमारा सब शुरू है, ऑनलाइन अभी थेसिस हमको भेजना है, तो हमको अलग अलग इसमें नहीं भर के पूरा एक ही कॉपी बनाना है उसका फॉर्म पूरा। तो उस वक्त कैसा करेंगे, मतलब अपलोड करना है कभी कभी हमको, तो उसमें रोमन भी आ गए, वो ब्लैंक भी आ गया, रोमन भी आ गया और कंटिन्यू 1 2 3 भी आ रहे हैं। तो वो नंबर तो ये अलग अलग फाइल बनाते हैं वो तो ओके है, एक साथ जब पूरी फाइल हम अपलोड करते हैं तो उस वक्त फिर वो नंबरिंग डिस्टर्ब हो जाती है। उसमें, हाँ उसमें तो डिस्टर्ब हो जाएंगे आपके। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि सिलेक्टेड पोर्शन को ही आपको पेज नंबर देने पड़ेंगे। करंट पोजीशन जैसे बोलते हैं ना, देखो यहाँ पे और एक ऑप्शन है करंट पोजीशन, तो ये नंबरिंग जो दे रहे हैं आप करंट पोजीशन से देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आ गए हम पेज नंबर 1 2 3 4, कंटिन्यू विथ दिस, ओके। और फ्रॉम करंट पोजीशन पे नहीं आएगा वो, वहां पे वैसे ही आएगा वो, नहीं वैसा नहीं चाहिए, वैसे नहीं होगा। दिक्कत होती है हमें। आपको एक साथ ही इंसर्ट करना है क्या, हाँ। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हूँ और हमारे इधर जो फॉर्मेट है और मुझे वो अपलोड करना पड़ता है, हम लाइब्रेरियन हाँ हाँ एक्चुअली,
सो उस वक्त वो बच्चों को बहुत तकलीफ जाती है, अच्छा। क्योंकि पहला ब्लैंक छोड़ना है, फिर तो रोमन करना है, फिर 1 2 3 करना है, तो बहुत डिस्टर्ब होता है, वो आता नहीं, होता है, बहुत टाइम जाता है उसके लिए। तो मैं बोला कोई आसान वाला तरीका बहुत होगा तो time इट विल बी गुड फॉर। हाँ हाँ, लेकिन आसान देखिए, जो एक कोई वर्जन था ना, उसमें ऐसे ऑप्शंस थे। पुराने वाले वर्जन में ऑप्शन थे कि आप यहाँ से यहाँ तक के करंट पोजीशन से चेंज कर सकते हैं करके कुछ मिलता है, तो मैं आपको कल बता देती हूँ, वैसे है ना, थोड़ा देख के बता थैंक यू, देती हूँ आपको थैंक यू। कल कि कैसे करना है। अभी तो हम हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही कर रहे हैं, हमको एक ही फाइल में देना, सीडी में देना है, लेकिन सीडी में देते समय हम हर फाइल को अलग अलग कॉपी करके दे रहे हैं, एक ही जगह पे नहीं कर रहे। वही मिरर ऑफ थेसिस, एग्जैक्टली रिप्लिका ऑफ द थेसिस हमको देना है हमारे इसमें, तो थोड़ी दिक्कत बच्चों को जा रही है। ओके मैम, ओके, नो हाँ ठीक है ना, थोड़ा प्रॉब्लम, देख कल के मैं हम बता उसको देती देखेंगे। हूँ। कभी कभी क्या है, यस यस। एडवांस वर्जन में थोड़ी चीजें आ जाती है, कभी कभी एडवांस वर्जन में कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाती है, तो उसमें थोड़ी ओके दिक्कत हो ही जाती है बेटा। ठीक है, ओके। ओके। Hello, ma'am. Can I ask one ये question? हमारा, हाँ हाँ, यस यू कैन। Hello. Ma'am, हाँ how बोलिए to ना। add page numbers to in a text reference? टेक्स्ट रेफरेंस Yeah, how to यानी add रेफरेंस page numbers to in a text reference? सर टेक्स्ट रेफरेंस में अपन पेज नंबर ऐड करते हैं क्या? होता है ना मैम, अगर रेफरेंस देना है अपने को, तो उसमें टेक्स्ट में कैसा रेफरेंस, उसको भी पेज नंबर देना पड़ता है ना। नो सर, दैट इज साइटेशन की बात करें मैम। साइटेशंस के बाद, साइटेशंस बाय द इसमें तो नंबर ऑथर। आ जाते हैं ना। फॉर एग्जांपल इन बिब्लियोग्राफी, उसमें कैसा बिब्लियोग्राफी में नंबर ऐड नंबर्स नहीं करूं? आते हैं, बिब्लियोग्राफी में नंबर्स नहीं आते ना। नहीं मैम, अब एक Actually, का yeah, it's coming there, it's coming. Yes. बिब्लियोग्राफी में नंबर्स आपको तो उधर नंबर वाले से नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 4 बोल रहे हो या फिर पेज नंबर बोल रहे हो? नहीं, मैं टेक्स्ट रेफरेंस में, मैडम उनका कहना है when we are giving the some citation from some paper, okay, that time if you are taking some references from the site, तो हमें एंड में जो हम citation देते हैं ना मैडम, तो वहां पर वो पेज नंबर कैसे बाद में आना चाहिए, तो वहां पर वो इंसर्ट citation करके वो आ जाता है मैडम उसमें पैराग्राफ के बाद में। इट इज अ पार्ट ऑफ रेफरेंसिंग मैम, इट इज अ फुटर में, हाँ रेफरेंसेस में आता है ना, जैसे मैंने यहाँ सी लेटर ऑन पे कुछ टाइप किया है, टेक्स्ट में देखिए इंसर्ट citation किया तो आपने, है ना, दिस कम फ्रॉम हाँ http www.rtmnu.org, तो ये साइटेशन यहाँ पे आ गया आपका, है ना। फिर से मैंने अगर दूसरा कोई मैं यहाँ पे दे रही हूँ, यहाँ पे मेरा कोई टेक्स्ट आ गया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे फिर से देना है, तो यहाँ से ये देखो, ये सेकंड वाला है, दिस कम्स फ्रॉम www.ugc. मॅडम आय थिंक त्यांचा क्वेश्चन वेगळा आहे, है ना, तो ये इसका हाँ काय हवंय त्यांना त्या बिब्लियोग्राफी मध्ये नंबर नंबर हवे. येस, आपण इन्सर्ट सायटेशन मधनं जे बिब्लिओग्राफी ऍड करतो ना मॅडम, आय थिंक त्यांचा तो क्वेश्चन आहे. हा ते विचारायचं होतं. येस, हा तोच क्वेश्चन आहे. बिब्लियोग्राफी ऍड करतो ते ना, माझ्याजवळ सध्या बिब्लियोग्राफी नाहीये याच्यामध्ये, पण बिब्लियोग्राफी जेव्हा आपण ऍड करतो ना सर, यस सर, ये वाला पार्ट ना अपना आगे कवर होगा, डोंट वरी, ये वाला पार्ट अपना आगे कवर होने वाला है, हाउ टू इंसर्ट साइटेशन. ओके मैम, ओके वी कंटिन्यू. येस हिरवाडे मॅडम घेणार आहेत का? येस, त्यांना मी सायटेशन साठी हिरवाडे सांगितलं आहे. हा, तर मग त्या सांगतीलच तसं त्याच्यामध्ये, पण बिब्लियोग्राफी मध्ये पेज नंबर्स नाही आहेत त्याच्यामध्ये. नाही मॅडम, पेज नंबर्स नाही आहेत, फक्त सायटेशन्स येतील. हो, सायटेशन्स येतील, आणि हे असे रेफरन्सेस तुम्ही त्याच्यामध्ये देऊ शकता, म्हणजे फुटनोट्सच्या तुम्ही डायरेक्ट तिकडे वरती येस फुटनोटच्या फॉर्मॅट. येस मॅम, प्लीज कंटिन्यू. इन्सर्ट सायटेशन करून आपण त्याच्यामध्ये सायटेशन्स टाकू शकतो, येस, आणि नंतर मग त्याला
इन्सर्ट करू शकतो. येस मॅम. पण बिब्लिओग्राफी मध्ये नंबर्स नाही. पेज नंबर्स नाही येणार आय थिंक. नाही येत मॅडम, परंतु आपण बिब्लिओग्राफी मध्ये काही काही गोष्टी राहतात मॅडम. कधी ऍड नाही. नाही म्हणजे येस, ऑथर नेम फॉलोड बाय इयर. येस येस, पेज नंबर नाही. पेज नंबर नहीं आते हैं. पेज नंबर नहीं आता, सीक्वेंस नंबर वो ले लेता और अल्फाबेटिकली ले लेता मैडम बिब्लियोग्राफी में. येस येस सर. येस मैडम, प्लीज कंटिन्यू. हाँ. क्योंकि मैंने एडवांस वर्जन मॅकबुक पण यूज केलेला आहे, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा नंबर्स नव्हते आले. म्हणजे एकदम ऍडव्हान्स जे वर्जन आहे त्याच्यात पण बिब्लियोग्राफीला नंबर्स नव्हते आले. येस मॅम. येस मैडम, पुढे तो आप देखेंगे, देख लेते हैं एडवांस. Madam, I हाँ. think sir has बोलो asking madam. if the reference list is in, we have added the number and it is not alphabetically. So we have to cite that numbers in the text. So I think sir has asking for that number. If the references is by numbering. नो It मॅडम. is not alphabetical. It is एक number. मिनिट, भावना मॅडम, सरांचा क्वेश्चन वेगळा आहे. ते म्हणतात टेक्स्ट मध्ये पेज नंबर कसे टाकता येईल. आपण टेक्स्ट मध्ये पेज नंबर नसतो टाकत ना, आपण ऑथर नेम फॉलोड बाय इयर टाकत असतो. Yes ma'am. मला वाटतं पेज नंबरच्या ऐवजी त्यांना तो नंबर रेफरन्स Yes, नंबरच exactly. द्यायचा आहे कदाचित. येस येस. मंजिरी जे मॅडम ते continue. नाही, आपण जेव्हा आपण हे टाकतो ना सर, इन्सर्ट कॅप्शन, इन्सर्ट सायटेशन टाकतो की नाही आपण. एक मिनिट. हे जे सायटेशन टाकतो ना न्यूज सोर्सेस मध्ये, तर इथे एक पेज नंबरचा ऑप्शन येतो ना तुम्हाला. म्हणजे तुम्हाला हे म्हणायचं आहे का की कुठल्या पेज वरनं हा डेटा घेतलेला आहे तसं सांगायचं आहे का? की जसं समजा मी एखाद्या जर्नल मधनं एक डेटा घेतला, तर तो मी 255व्या पानावरनं घेतलेला आहे, तर ते मला माझ्या रेफरन्स मध्ये टाकायचं असेल तर तो पेज नंबर मी इथे टाकू शकतो. जसं हे ना इयर ऑफ ऍक्सेस, मंथ ऑफ ऍक्सेस, असं आणखीन याच्यामध्ये ऑप्शन्स येतात. पेज नंबरचा पण ऑप्शन येतो त्याच्यामध्ये. येस मॅम. बिब्लियोग्राफी म्हटलं तर ते एक्सपांड होतं मॅडम. तिथे तुम्ही पेज नंबर बघा. हे बघा, हे पेजेस म्हटलेलं आहे ना इथे. तर तुम्ही कोणत्या इयरला, कोणत्या डेला, कोणत्या पेज वरून हा डेटा घेतला होता हे तुम्ही इथे टाकू शकता. पण हे सुद्धा तुमच्या त्या बिब्लियोग्राफी मध्ये येत नाही सर. इट गोज इनटू लास्ट लिस्ट. येस. आणखीन एक असं सांगता येईल त्यांना की हे जे आपण काय म्हणतात त्याला सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट मध्ये देतो, जसे आता मी हे ऍड फुटनोट केलेले आहे, तसं पण तुम्ही करू शकता. तसं तुम्ही मॅन्युअली करू शकता. येस. काही ठिकाणी आपण जसं मी हा कुठला तरी डेटा आहे, हा तो मी घेतलेला आहे समजा, जसं इथे फुटनोट मध्ये आलं ना सुपरस्क्रिप्ट इथे असं, हे जसं मी ह्या इन्सर्ट फुटनोट मध्ये घेतलं तसं तुम्ही मॅन्युअली पण त्याला टाकू शकता सुपरस्क्रिप्ट करून. या होम मध्ये हा जो ऑप्शन आहे ना इथे, हा एक सबस्क्रिप्ट आहे आणि हा एक सुपरस्क्रिप्ट आहे. त्या सुपरस्क्रिप्टचा यूज करून पण तुम्ही त्याला रेफरन्सेस मध्ये घेऊ शकता. फक्त काय होतं की मग त्याची कनेक्टिव्हिटी नाही होत, इमिजिएटली जी तयार होते कनेक्टिव्हिटी ती नाही होत त्याच्यामध्ये, ती तुम्हाला मॅन्युअलीच सांगावी लागते. आणि जर काही चेंजेस झाले तर मग पुन्हा तुम्हाला सगळं चेंज करावं लागतं मॅन्युअली पुन्हा. ते फार पूर्वी जेव्हा इतक्या ऍडव्हान्स गोष्टी नव्हत्या तेव्हा ते मॅन्युअली केलेलं आहे आम्ही लोकांनी. म्हणजे मी जेव्हा एमफिल केलं तेव्हा ह्या गोष्टी काही माहिती नव्हत्या, तर आम्ही ते सुपरस्क्रिप्ट करून आणि मग नंतर त्याचे सगळे चेंजेस करून ते सगळे प्रकार करायला लागायचे. पण आता ह्या सगळ्या नवीन गोष्टी अवेलेबल आहेत तर तसं करायची गरज नाही. राईट. चलो, तो जैसे अपन आता टेबल ऑफ कंटेंट्स बनवलं, इसी तरह से हमको क्या करना है, हम हमारे थीसिस में, बुक में जो टेबल्स डालते हैं उनका भी हमको एक लिस्ट देनी होती है, जो फिगर्स डालते हैं उनकी भी लिस्ट देनी होती है, कुछ फॉर्मूलाज डालते हैं उसकी भी लिस्ट देनी होती है कंटेंट्स पेज के साथ में। तो वो भी अगर हम हमारे सिस्टमेटिक वे से करते जाए तो हमारा डेटा बनने में, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। यहाँ से हम कर रहे हैं इंसर्ट टेबल, मैंने टेबल इंसर्ट कर दिया, इस टेबल को मुझे क्या देना है, एक हेडिंग देना है। ठीक है, इस हेडिंग के लिए फिर से हम जाते हैं रेफरन्सेस में और यहाँ पे देते हैं इंसर्ट कॅप्शन। आता ही इथे लिहून आलेला आहे फिगर 1, पण मला हवा है टेबल, तो यहाँ से मैं उसको चेंज कर दूंगी। I call that as a table
टेबल 1, यहाँ पे भी आप उसको नाम दे सकते हो, या फिर आप ओके करके यहाँ उसको टेबल का पूरा जो नाम है वो आप यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, तो दिस बिकम्स ए टेबल नंबर 1। फिर से मैंने मेरे डॉक्यूमेंट में किसी और जगह पे गई हूँ, यहाँ पे, और यहाँ मुझे फिर से और एक टेबल इंसर्ट करना है। अगेन इंसर्ट टेबल, ये टेबल हो गया, इसको मुझे फिर से हेडिंग देना है। अगेन आई इंसर्ट द कैप्शन टेबल नंबर 2, और इसका ये मेरा टेबल नंबर 2 का नाम है। ठीक है, मैं अभी नाम लिखने के इसमें नहीं हूँ। ठीक है, ये टेबल नंबर 2 हो गया। फिर ऐसे करते करते हम और यहाँ पे आ गए, फिर से हमने दे दिया टेबल नंबर 3। अब मैं टेबल इंसर्ट नहीं कर रही हूँ, नेम ही दे रही हूँ। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया कहीं जगह पे जाके, इंसर्ट टेबल नंबर 4। ठीक है, तो ये मेरा चौथा टेबल हो गया। अब ये सारे टेबल्स की इंफॉर्मेशन मुझे लास्ट में देनी है ना, एंड ऑफ द पेज। जैसे हमने अभी ये निकाल देती हूँ, यहाँ पे मैं उसको कर रही हूँ इंसर्ट द टेबल ऑफ फिगर। ये देखिए, जो हमने टेबल्स बनाए थे, उन टेबल्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। इसी के नीचे ये देखिए, दिख रहा है क्या? अब हमने नंबरिंग्स वो रोमन की थी, इसलिए रोमन दिख रहे हैं। चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। ये हो गया टेबल का। इसी तरह से हम हमारे फिगर्स इंसर्ट कर रहे हैं, है ना। फिगर के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक फिगर इंसर्ट कर रही हूँ। इंसर्ट पिक्चर। अब मेरे पास जो पिक्चर्स है वही इंसर्ट करूंगी, ज्यादा पिक्चर्स नहीं है। ज्यादा क्या है ये? ये देखिए, ये एक पिक्चर इंसर्ट कर दिया हमने। अब इस पिक्चर को मुझे क्या देना है, इस पिक्चर को नेम देना है ना। तो मैं यहाँ पे फिर से रेफरेंसेस में जाएंगे हम। रेफरेंसेस, इंसर्ट कैप्शन। नाउ दिस टाइम ये टेबल नहीं चाहिए मुझे, फिगर चाहिए। तो फिगर 1, ओके, जो भी फिगर है उसका नाम हमने यहाँ पे डाल दिया। इस तरह से हमने और ज्यादा फिगर्स डालते गए, तो इंसर्ट कैप्शन करते गए। फिगर नंबर 2, then again insert फिगर नंबर 3। इस तरह से मेरे 3-4 फिगर्स हो गए हैं। इसी तरह से हम फॉर्मूलाज को भी डाल सकते हैं। ये होने के बाद में लास्ट में आके हम क्या करेंगे, अगेन ऐसे यहाँ पे इंसर्ट द टेबल ऑफ फिगर्स। तो ये मेरे फिगर्स का भी टेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे बन गई। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ टेबल्स एंड टेबल ऑफ फिगर्स, टेबल ऑफ फॉर्मूला, ये सारे मेरे इमीडिएटली बन जाते हैं। और सेम वे अगर हमने कुछ चेंजेस किए हैं, इंसर्ट करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा। एडिशन करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, तो अपडेट द एंटायर टेबल, अपडेट द एंटायर कंटेंट्स, ये सब करके हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत है? नो मैम। No. नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब वर्ड का तो इतना मैंने पढ़ा दिया है, अभी आधे घंटे में हमको पावर पॉइंट भी पढ़ना है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो फिर हम पावर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रीति मॅडम काय करायचं, चालेल एवढं? यस मैडम, अगर उनकी कुछ क्वेरीज है तो वो सॉल्व कर लेंगे लास्ट में। नाउ वी विल मूव ऑन टू पावर पॉइंट। हा, कारण शिकवण्यासारखं पुष्कळ आहे अजून। Yes. मेलिंग वगैरे पण शिकवू शकली असती मी यांना, पण मेल मर्ज वगैरे, पण हे शिकवता फ्रेंड्स, शिकवता वेळ आपको झाला. मेल मर्ज सीखना है क्या?
मैडम बिब्लियोग्राफी आप लेंगे कल? बिब्लियोग्राफी ले लीजिए मैडम, लेंगे क्या? नहीं तो फिर पढ़ा देते हैं नाही बिब्लियोग्राफी। मॅडम, तुम्ही सांगून द्या ना, वेळ असेल तर सांगून द्या आणि मेल मर्ज वाला पार्ट घेऊन घ्या. मग पॉवर पॉइंट राहून जाईल. उद्या घ्यायचं का मग पॉवर पॉइंट? फ्रेंड्स आप लोग एक बताइए. सेपरेट सेशन घ्या ना. हॅलो मॅम, येस. Today you एखादा सेपरेट सेशन घ्या ना त्याच्यासाठी. बरं, तुम्हाला हे मेल मर्ज वगैरे हवं आहे का बाकी जणांना? हा, मेल मर्ज शिकूया पॉवर पॉइंट नंतरच्या सेशनला एखाद्या सेपरेट. ठीक आहे मॅडम, तुम्ही सांगून द्या, मग उद्या आपण बघूया शॉर्ट मध्ये सांगता येईल तर. हो, Ma'am, तसं पॉवर पॉइंट bibliography. Cover bibliography. येस. बिब्लियोग्राफी सोपं आहे. बिब्लियोग्राफीला काही वेळ लागत नाही. सांगून मी खूप डिटेल मध्ये नाही की बिब्लियोग्राफी शॉर्ट मध्ये सांगते, चालेल? ओके आणि मॅम. मेल मर्ज पण Okay, शॉर्ट मध्ये सांगते, म्हणजे तुम्हाला येऊन जाईल. आणि वेळ मिळाला तर पॉवर पॉइंट पण. तुमचं 3:30 नंतर कोणाचं लेक्चर आहे का आणखी? नाही मॅडम. नाही आहे ना, म्हणजे 10-15 मिनिटं घेतलं तर चालू शकतं का? ओके. येस मॅम. Yes, madam. 5-10 मिनिटं? हा, चला. 5 minutes for bibliography, 5 minutes for mail merge. ओके. हाँ हाँ, बिब्लियोग्राफी में क्या करना है हमको? यहाँ पे देखो, इंसर्ट साइटेशन करना है। जैसे ही हम किसी वेबसाइट से डेटा ले रहे हैं, किसी जर्नल से ले रहे हैं, किसी बुक से ले रहे हैं, तो इमीडिएटली हमको क्या करना है? एक वर्ड की फाइल ओपन कर देना है और इन्सर्ट साइटेशन में जाना है. ठीक आहे. आता इन्सर्ट साइटेशनला गेल्यानंतर काय होतं? ऍड न्यू सोर्स, कारण की आपण ऑलरेडी घेतलेले नाही आहेत आपल्याकडे काही. मग तो आपल्याला विचारतो टाइप ऑफ सोर्स, यानी आपने ये कहाँ से लिया है. तो देखिए यहाँ पे बुक, बुक का सेक्शन, जर्नल, है ना, पीरियोडिकल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, रिपोर्ट्स फ्रॉम वेबसाइट, जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे है, किसी पेटेंट से, किसी इंटरव्यू से, कहीं से भी हमने डेटा लिया है तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे. सपोज मैंने वेबसाइट से लिया है तो वेबसाइट से. ठीक है. फिर ऑथर कौन थे? तो ऑथर थे डॉक्टर प्रीति धार्मिक. ये की क्या है? धार्मिक. ठीक आहे. को ऑथर कोणी होते का? तर त्यांचं नाव घेऊ शकतो. नंतर नेम ऑफ वेब पेज, कोणत्या वेब पेज वरनं घेतलं? तर मी विद्यापीठाच्या घेतलं. ठीक है. यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है http://www. अब देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, लेकिन जब आप किसी वेबसाइट को विजिट, काय म्हटलं? मॅडम कोणाचा तरी माइक ऑन आहे, मी करते म्यूट करते. यू कंटिन्यू प्लीज. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ. तर देखिए अभी हम यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ वेबसाइट का नाम, क्योंकि मैंने किसी वेबसाइट को अभी विजिट नहीं की है. लेकिन जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो ऊपर में जो एड्रेस आता है ना, वहां पे आप माउस क्लिक कीजिए तो वो पूरा के पूरा एड्रेस सिलेक्ट हो जाता है. और वहां पे Ctrl+C करके उसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ आके उसको Ctrl+V कर दीजिए, ताकि आपके एड्रेस में चेंज ना हो, गलती ना हो. टाइप करने के पीछे मत रहिए. जैसे ही हमने विजिट कर लिया, हमको ये डेटा लेना है, तो वो ऊपर में जो एड्रेस बार होता है ना, वहां पे क्लिक कीजिए तो वो सिलेक्ट हो जाता है. Ctrl+C से कॉपी कीजिए और यहाँ आके Ctrl+V कर दीजिए, तो वो अपने आप यहाँ पे पूरा एड्रेस आ जाएगा जो का असेल तो. ठीक है. अब कौन से ईयर में हमने लिया है ये डेटा? तो 2021. कौन सा मंथ था? तो सपोज जनवरी मंथ था. कौन सा डे था? तो ये 22 था. ईयर ऑफ एक्सेस, ये और ये दोनों चीजें आप अपने मन से डाल सकते हो. ईयर ऑफ एक्सेस कौन सा था, मंथ ऑफ एक्सेस कौन सा था, ये मेरा पब्लिकेशन का भी हो सकता है और मेरा इसका भी हो सकता है. तो ये इसका फॉर्मेशन का ईयर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1998 में ये फॉर्म हुआ था, और ईयर ऑफ एक्सेस मैंने यहाँ पे इसको 2021 में किया था. मंथ ऑफ एक्सेस था जुलाई और डे ऑफ एक्सेस था 31 या 21. जो भी मुझे देना है, मैं जिस दिन मैं कर रही हूँ उस दिन का डेटा मुझे देना है. उसका URL भी आप यहाँ पे कॉपी करके रख सकते हो. यहाँ पे वेबसाइट का नाम भी आप दे सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है आप उसको कर लेते हो. ठीक है. ये हो गया एक, है ना. फिर से दूसरा साइटेशन हम करने गए, एड न्यू सोर्स. अब मैंने ले लिया किसी जर्नल से, तो मेरे जर्नल का ऑथर कौन था? तो डॉक्टर रेखा शर्मा.
ठीक है, फिर उनका उनके पेपर का टाइटल क्या था? मैं कुछ भी लिख रही हूँ, ऐसे नहीं रहता है। हाँ, और ये जर्नल का नेम था IEEE। ईयर ऑफ उनका ये था 2014। 24 में कौन से पेज नंबर से लिया था हमने? तो 23rd वाले पेज से लिया था। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको ऐड करते जाएंगे जितने भी हमारी चीजें हैं, और लास्ट में हम उसको कहेंगे बिब्लियोग्राफी। इंसर्ट द बिब्लियोग्राफी, तो ये तुम्हारी बिब्लियोग्राफी बन गई। देखिए, प्रीति धार्मिक, ये पूरा यहाँ पे आ गया। हॅलो अब देखिए यहाँ हॅलो पे, मॅम, मला हाँ, हा यहाँ पे प्रश्न तो, अपेक्षित. हॅलो मॅम, मी थोडस हाँ बोला मध्ये बोला, बोलतोय. हा, हाँ हाँ हे बोला बोला, विचारायचं होतं मला, हे विचारायचं होतं. ऑनलाईन जर्नल तुम्ही आता जे सांगितलं ना, पेज नंबर्स वगैरे, हा प्रश्न अच्छा होता अच्छा मला मुळात. अच्छा अच्छा, तर चला तुमचा प्रश्न सॉल्व्ह झाला ना? येस 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 येस. ओके ओके, आता बघा हा जो इथे स्टाईल्स आहेत बघा, बिब्लियोग्राफी जे मी सांगितलं त्याच्यावरती स्टाईल्स दिलेले आहेत, तर ह्या स्टाईल्स प्रमाणे ही बिब्लियोग्राफी काय होते, चेंज होते. इथे आता शिकागो स्टाईल आहे, याला जर मी चेंज केलं, मी म्हटलं AP स्टाईल, तर ही स्टाईल एकदम बदलते. बघा बदललं का? दिसतंय का तुम्हाला बदललेलं? लक्ष ठेवा, Yes. आता तुम्हाला बदललेलं दिसेल, है ना? आता पहा, आता मी म्हंटल की ML. ISO स्टाईल, तर ती स्टाईल बदलून जाते. म्हणजे त्यांची जी रूल्स आहेत त्या रूल्स नुसार हे सगळं सेटिंग तुमचं बदलतं. जे आपण मॅन्युअली करतो ना, की प्रोजेक्ट म्हणजे त्या पेपरचं नाव किंवा जर्नलचं नाव इटॅलिक मध्ये पाहिजे, मॅडमचं नाव बोल्ड मध्ये पाहिजे, इयर असं पाहिजे, कॉमा नंतर ते पाहिजे, पेज नंबर असं पाहिजे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्या ह्या स्टाईल नुसार बदलत जातात. ठीक आहे ना? आता बघा, मी शिकागो जर केलं तर पुन्हा बदलेल. तर पहा, पहिले धार्मिक आलं, मग प्रीती आलं, म्हणजे पहिले आडनाव आलं, मग नाव आलं, मग तुमच्या वेबसाईटचा ऍड्रेस आला, मग इयर ऑफ ऍक्सेस आलं. दिसतं तुम्हाला? तर असं हे सगळं तुमचं इथनच बदलतं, आणि हे तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी वापरू शकता. दुसऱ्या पण पेपरसाठी, दुसऱ्या बुकसाठी पण तुम्ही हे रेफरन्सेस वापरू शकता, आणि हे अतिशय चांगली गोष्ट आहे. याच्यातनं तुम्हाला मॉडिफिकेशन करायला पण त्रास होतो, पटापट तुमचे सगळे कामं होऊन जातात. तर जेव्हा जेव्हा तुम्ही कुठलंही वेबसाईट, पेजेस, जर्नलला ऍक्सेस केलं की ताबडतोब त्याचं नाव इथे लिहून ठेवायचं. म्हणजे मी जेव्हा हिरवाडे मॅडमला भेटली होती, त्यांनी मला शिकवलं होतं हे, तेव्हा त्या मला म्हणाल्या की प्रत्येक व्हिजिट नंतर तुम्ही हे कॉपी करून ठेवत जा. तेव्हा आम्हाला वाटायचं मॅडम काही पण सांगतात, पण नंतर जेव्हा आम्ही PhD केलं तेव्हा आम्हाला त्रास व्हायला लागला. मग कळलं, मग आठवलं मॅडमचं, अरे हो मॅडमने सांगितलं होतं की प्रत्येक व्हिजिट नंतर तुम्ही ही फाईल बनवून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला त्रास होणार नाही. ठीक आहे ना? आणि आणखीन मी माझ्या अनुभवावरून तुम्हाला सांगते की जेव्हा जेव्हा तुम्ही कुठलाही डेटा कॉपी करून ठेवता, मी तुम्हाला म्हणते की वर्ड मध्ये आपण त्याला कॉपी करून ठेवतो, तेव्हा त्या वेबसाईटचा ऍड्रेस तिथे तुम्ही कॉपी करून पेस्ट करून ठेवा, आणि ते आपण कोणत्या डेटला ऍक्सेस केलं होतं हे पण तिथे लिहून ठेवा. कारण काय होतं की ते इथे राहतात आपल्या जो बिब्लियोग्राफी मध्ये, पण आपण जो घेतलेला डेटा आहे तो कुठनं घेतला होता हे आपल्याला नंतर आठवतं. तर जेव्हा आपण त्याला कॉपी करून ठेवलेलं आहे ना, तेव्हाच तुम्ही त्याचा रेफरन्स आणि त्याचं नाव आणि त्याचा ऍड्रेस लिहून ठेवा. कारण बरेचदा काय होतं की आपण एका ठिकाणी व्हिजिट केलं आणि नंतर 15 दिवसांनी जर त्याला व्हिजिट करायला गेलं किंवा दुसऱ्याच दिवशी व्हिजिट करायला गेलं, तर तो डेटा तुम्हाला मिळत नाही, तो डेटा तुम्हाला दिसतच नाही तुमच्या सर्च मध्ये. तर म्हणून ही सगळ्या गोष्टी करून ठेवणं खूप गरजेचं आहे. हे तुम्ही करा, तर तुम्हाला खूप याचा फायदा होईल. समजलं का तुम्हाला? मॅडम एक प्रश्न या, होता हा की समजा हा पण बोला, आता मी पेपर राईट केला, त्याच्यामध्ये मी 10 सायटेशन्स दिलेले आहेत, हा हा नंबरिंग दिलेलं म्हणजे फर्स्ट सायटेशन दिलं, मग सेकंड दिलं वगैरे. तर समजा आता मला असं वाटतं आहे की 4 सायटेशन झाल्यानंतर मी अजून एक सायटेशन तिथे ऍड करते आहे, तर हो हो बाकीचे मग पुढचे जे आहे नंबरिंग, तर ते माझे हा, ऑटोमॅटिकली चेंज करता येऊ शकतं का? नाहीतर मला ते नाही मॅन्युअली आपोआप होतातच ते. जर तुम्ही इथनं ऍड इन्सर्ट मधनं जर तुम्ही करत गेले ना सायटेशनला, तर ते आपोआपच होत राहतात चेंज, त्याला तुम्हाला करायची गरजच नाही काही. मग ते सायटेशन कुठून ऍड करणार मॅडम? ते इथूनच करायचं ना, इन्सर्ट सायटेशन मधनं.
अच्छा ऍड सोर्स, ऍड सोर्स मध्ये जात जायचं आणि पुन्हा ऍड करत जायचं. नाही, हे तर आपण बिब्लिओग्राफी मेंटेन करतो आहे ना. मग हा, तिकडे हा. आपण पेपर मध्ये जेव्हा त्याला नंबर, जिथं आपण आता समजा आता इथं फर्स्ट धार्मिक मॅडमचं आहे, मी तिथे हा. पेपर मध्ये कुठेतरी त्याला नंबर 1 नी साईट केलेलं आहे. हा, हा. आणि असं माझं 10 याचं मेंटेन झालं, पण नंतर मला लक्षात येत आहे की मला अजून एखादा ऍड करायचं आहे तिथे. तर हम्म. त्या केसमध्ये मग कसं करता येईल? ते तुम्ही इन्सर्ट करा तर तुम्हाला येऊन जाईल ते बरोबर. ते त्या लोकेशनला इन्सर्ट करता येईल लागेल. तुम्हाला ते. हो हो हो, करता येईल. ओके. तुम्ही कुठे असता, नागपूरला असता का? नो मॅम, आय एम इन धुलिया. अच्छा धुळ्याला असते मॅडम मी. अच्छा अच्छा. हा. ठीक आहे, तुम्हाला जेव्हा प्रॉब्लेम येईल ना करताना तेव्हा मग फोन करा, मग सांगून देऊ तुम्हाला. किंवा मी आज करून बघते, मला प्रॉब्लेम आला करून उद्या बघा, करून बघा. हा, करून हा, बघा चालेल. तुम्ही. हे बघा, हे जे इन्सर्ट एंड नोट किंवा इन्सर्ट फूट नोट, हे पण ऑप्शन खूप चांगले आहेत. यातनं पण तुम्ही ते तुमचे जे सायटेशन म्हणताय ना, तसं तुम्हाला त्यातनं पण चांगलं करता येईल. ओके ओके ठीक आहे, ओके मॅडम, चालेल. थँक्यू. ओके मॅडम. चला, आणखीन काय घेणार होतो आपण? मेल मर्ज घेणार होतो. खरं तर रिसर्चर तुम्ही सगळे आहे, तर तुम्हाला ह्याच गोष्टी खूप कामाच्या आहेत. पण टीचर्स आहात म्हणून हे मेल मर्ज पण खूप कामाचं आहे. तर मेल मर्ज कसं आहे माहितीये का? मी एक नवीन फाईल ओपन करते. फाईल, अच्छा, तुम्हाला ही पुन्हा हे करत बसायला लागेल. अच्छा, असू द्या, याच्यातच करू आपण, यातच करू आपण. हे बघा, मेल मर्ज हा जो ऑप्शन आहे ना, हा ऍक्च्युली कसं आहे की एकसारखंच लेटर तुम्हाला लिहायचं आहे टू डिफरंट पर्सन्स. म्हणजे जसं की तुम्हाला आत्ताच्या दिवसाला तुम्हाला अकॅडमिक स्टाफ कॉलेजने तुम्हाला एक लेटर पाठवलं असेल सगळ्यांना, है ना? एकेडमिक स्टाफ कॉलेज क्या करता है, आप लोगों को एक लेटर भेजता है. वो लेटर का जो फॉर्मेट होता है, दैट फॉर्मेट इज सेम फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, राइट? सिंपली द एड्रेस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ये जो चीज होती है वो ही डिफरेंट होती है. बाकी जो पूरा मैटर होता है वो सेम होता है ना? तो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज को क्या करना है, 100% को सेम ही लेटर भेजना है. सिंपली उसके एड्रेसेस क्या है, अलग है ना? तो हम अभी तक क्या करते थे, 100 टाइम उसको टाइप करते रहते थे उस लेटर को, या 100 टाइम्स उस लेटर का साइक्लोस्टाइल निकाल के या जेरोक्स निकाल के फिर उसके ऊपर हम एड्रेसेस लिख के आपको भेजते रहते थे. लेकिन आज के डेट में ऐसा ना करते हुए हम क्या करेंगे, मेल मर्ज के थ्रू ये सारा लेटर बना के आपको भेज सकते हैं. देखिए, हम कर रहे हैं सिंपल वाला टू द के बाद क्या आएगा, आपका नाम आएगा, आपका पूरा एड्रेस आएगा. ये चीज मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रही हूँ. अब यहाँ पे आ गया हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है हमारा कौन सा आपका रिफ्रेशर कोर्स है ना मॅडम? रिफ्रेशर madam. कोर्स 2021 चा. हा, मी आता खूप जास्त टाईप नाही करत, पण थोडस करते. रिस्पेक्टेड सर और मॅडम, आणि त्या मॅडमचं किंवा सरांचं नाव इथे आलं पाहिजे असं मला वाटतं. ठीक है, देन हमारा जो मैटर होता है वो होता है कि इट इज प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट द रिफ्रेशर कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टू दिस डेट, वगैरे 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 वगैरे. आणि त्यानंतर थँकिंग यू, आणि तुमचं डायरेक्टर साहेबांची सही, डायरेक्टर अकॅडमिक स्टाफ कॉलेज, ठीक आहे. इथे सरांचं नाव डॉक्टर देठे. ठीक है, आता हे जे मॅटर आहे हे फक्त सेम आहे, सिंपली हमारे जो एड्रेसेस है वो हमारे अलग अलग आने वाले हैं. ठीक है ना, यहाँ से जो आने वाले हैं वो, तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमको जाना है मेलिंग में. इसकी स्टेप 5 स्टेप का ही है ये. 5 स्टेप में मेलिंग में जाना है, देन स्टार्ट मेल मर्ज में जाना है,
देन यू हैव टू सिलेक्ट स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है, सबसे पहली स्टेप आती है हमारी, यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप, कौन सा डॉक्यूमेंट हमको लेना है, तो ये लेटर वाला ही लेना है हमको। देन मैं नीचे जा रही हूँ नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे हमको क्या करना है, यूज द करंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैंने यही जो डॉक्यूमेंट है यही मुझे लेना है, तो मैं इसको ले रही हूँ नेक्स्ट में। नेक्स्ट स्टेप में अभी आ रहा है, हम यहाँ पे हमको पूछा जाता है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ये कौन सी है, सिलेक्ट द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट यानी जिनको हमको लेटर भेजना है, दैट पर्सन के नाम। ठीक है, अब मेरे पास नाम नहीं है, मुझे अभी बनाने हैं नाम, तो मैं लूंगी यहाँ पे टाइप ए न्यू लिस्ट, तो मैं न्यू लिस्ट करूंगी। फिर यहाँ पे नीचे आता है क्रिएट, तो क्रिएट को क्लिक करूंगी। क्रिएट के बाद में आपको ये लिस्ट यहाँ पे आती है, तो किसको भेजना है, डॉक्टर, आपलं एखाद्याचं नाव सांगा बरं, कोणाचंही, गायकवाड हॅलो, गायकवाड हा, डॉक्टर किशोर इंगोले। गायकवाड किशोर इंगोले, इंगोले, किशोर INGOLE, यस यस। INGOLE, इंगोले। ठीक आहे, कुठनं आलात आपण, बरं मी आता बाकी काही टाईप नाही करत, कारण माझा वेळ थोडासा कमी आहे ना आपल्याकडे। फ्रॉम हिंगोली, हा, फ्रॉम कोणतं सिटी आहे सर, हिंगोली, हिंगोली, HINGOLI। HINGOLI, हिंगोली मधनं हे आहेत। ठीक आहे, फिर न्यू एंट्री, तो दुसरे डॉक्टरांचं नाव सांगा एखाद्यांचं, GAIKWAD नाही, नाव फर्स्ट नेम, चंद्रशेखर चंद्र SHEKHAR यार, हा, आणि आडनाव काय सर, गायकवाड GAIKWAD WAD। बस, ठीक आहे। मग मी तुमचा आता ऍड्रेस वगैरे नाही विचारत तुम्हाला, कारण की घरी पोहोचून जाऊ आम्ही एखाद वेळेला तर पंचायत आहे ना। गाव नागपूर। सिटी सर सांगा, नागपूर अरे पोहोचू शकलो असतो आम्ही सरांच्या घरी। हा, आणखीन एखाद्याचं नाव सांगा सर, हॅलो, डॉक्टर अशोक धोटे। सॉरी, मी खूप छान नाही लिहित आहे तुमचे नावं बी असेच लिहून राहिली, पण चालेल, ठीक आहे। कुठनं आहात सर आपण, नागपूर, कोराडी, तायवाडी कॉलेज कोराडी। ओके, यांच्याकडे जाते रे आपलं। आता 3 नावं तर झाली आपले, आणखीन एखादं नाव टाकू शकतो आपण, सांगा आणखीन एखादं नाव। हेलो काय सर? मैडम, मैं डॉक्टर राजेश दिप्टे। राजेश दिप्टे, DIPTE, हाँ। ठीक आहे। तुम्ही कुठनं आहात सर, तुमसर मैडम, SN मोर कॉलेज। तुम सर, ठीक आहे। आता हे 4 लोकांचे अशी आपण खूप सारे नावं लिहू शकतो, ठीक आहे। जितकी काही एंट्री करायची आपण याच्यामध्ये करू शकतो। यानंतर बघा, हे पूर्ण सगळे इतके सारे कॉलम्स आहेत ईमेल पर्यंतचे, हे सगळे आपण भरू शकता। जेवढे पाहिजे तेवढे तुम्ही टाका, जेवढी पाहिजे तेवढी एंट्री तुम्ही इथे करू शकता। त्यानंतर त्याला कस्टमाइज करू शकता, त्याच्यामध्ये फाइंड करू शकता, त्याला डिलीट करू शकता, त्याला एडिट करू शकता, खूप सारे ऑप्शन्स आहेत, ठीक आहे। ओके, आता ही जी फाईल बनलेली आहे ही तुमची फाईल बनते ऍक्सेस मध्ये, ठीक आहे। पण आता याचं फाईलचं नाव देऊ आपण डेमो फॉर मेल मर्ज। आजची तारीख आहे, बरं जाऊ दे आता, जुलै, ठीक आहे, जुलै 21। सेव्ह, ही फाईल सेव्ह झाली त्या पर्टिक्युलर नावाने, बघा दाखवतोय तो आपल्याला इथे ती फाईल तुमची जी काही आहे ती। आता याच्यामधनं सगळ्यांना आपल्याला लेटर पाठवायची असेल तर त्यांना आपण सिलेक्ट करू शकतो। समजा मला गायकवाड सरांना नाही पाठवायचं आहे तर मी त्यांना डिसिलेक्ट करू शकतो, असं, म्हणजे यांना लेटर जाणार नाही। आता हे कशा करता आहे, तर फ्युचर साठी तुम्हाला सांगते आहे। आजच्या दिवसाला तर मला सगळ्यांना लेटर पाठवायचंच आहे, पण ही जर लिस्ट आपण पुढच्या कुठल्या कार्यक्रमासाठी वापरतो आहे, समजा आपला एखादा आणखीन कुठला प्रोग्राम चालू होतो आहे आणि आपल्याला ह्या सगळ्या लोकांच्या लिस्टला वापरायचं आहे, तर त्या केसमध्ये ज्यांना पाठवायचं त्यांना आपण सिलेक्ट करणार, ज्यांना नाही पाठवायचं त्यांना आपण
डी सिलेक्ट करणार. तर असं आपण याच्यामध्ये सगळं करू शकतो. त्यानंतर आपण याच्यामध्ये सॉर्टिंग करू शकतो, फिल्टर करू शकतो, फाइंड करू शकतो आणि खूप साऱ्या गोष्टी करू शकतो. ठीक आहे, पण आता आपण तेवढं काही करणार नाही आहे. तुम्हाला जसं जसं रिक्वायरमेंट येईल त्यानुसार तुम्ही त्याला करू शकता. ओके, आता मॅम एक ही क्वेश्चन फाईल मध्ये तयार झाली. एक मिनिट, मला लेट मी कम्प्लीट, कारण की तो टेम्पो मग हे होऊन जाईल है ना. आता बघा काय झालेलं आहे की माझ्याकडे 5 लोकांचे नाव आहे, 4 लोकांचे नाव आहे आणि एक लेटर माझं तयार आहे. तर मला त्या लोकांच्या नावाशी माझं हे लेटर काय होणार आहे, मर्ज होणार आहे. म्हणजे दिस डॉक्युमेंट फाईल गेट कंबाईन विथ द ऍक्सेस फाईल है ना. तर ऍक्सेसचे जे 4 रेकॉर्ड्स आहेत त्याच्यासोबत ही मेलमर्जची फाईल कंबाईन होणार आहे आणि अशी 4 लेटर तयार होणार आहे. समजा असे 400 लोक असतील तर 400 लेटर तयार होणार आहे. ठीक आहे, वी कॉल दॅट ॲज अ मेल मर्ज. आता जेव्हा आपल्याला ह्या लेटरला ही डॉक्युमेंट फाईल आहे आपली आणि ती आपली टेबल फॉर्मॅट मधली फाईल आहे, ऍक्सेसची फाईल आहे. जेव्हा आपल्याला ही फाईल त्या फाईलशी कनेक्ट करायची असते तेव्हा आपल्याला त्या फील्ड्सचे नाव इथे टाकायचे असते. ठीक आहे, तर नेक्स्ट स्टेप बघा. नेक्स्ट स्टेप मध्ये इथे येतं मोर आयटम्स. इथे तुम्ही क्लिक करू शकता तर लगेच तुम्हाला लिस्ट येते. ठीक आहे, आता हे टायटलला घेतलं मी. कुठे पाहिजे मला टायटल, तिथे मी टायटलला घेणार आहे. आता बघा हे टायटल जे आहे खाली येऊन गेलं, मला इथे टू द च्या जागी पाहिजे तर मी इथे घेणार आहे टायटल, मग घेणार आहे फर्स्ट नेम, मग घेणार आहे लास्ट नेम, मग घेणार आहे खालती, मग मी पुन्हा घेणार आहे मोर आयटम्सला जाऊन, मग घेणार आहे कंपनीचं नाव, मग घेणार आहे ऍड्रेस, मग पुन्हा मी खालती येणार आहे, क्लोज केलं मी याला, एंटर करून खालती आली, मग मी पुन्हा मोर आयटमला क्लिक केलं, मग मी घेणार आहे सिटी. ओके, तर इथनं तुम्ही इन्सर्ट मधनं पण करू शकता, डबल क्लिक पण करू शकता, किंवा तुम्ही इथे बघा इन्सर्ट द मर्ज फील्ड नावाचा ऑप्शन आहे, इथनं पण तुम्ही त्यांना घेऊ शकता. ठीक आहे, 2 ठिकाणाहून आपण घेतलेलं आहे. इथे मी थोडी स्पेसिंग देऊन देते कारण मग ते खूप एकसारखं होऊन जातं, म्हणजे जाता दिसत नाही त्याच्यामध्ये. कंपनी नेम, ऍड्रेस आणि ठीक आहे. आता माझं लेटर बनायला जात आहे लास्ट स्टेपला है ना, प्रिव्ह्यू द लेटर. हे बघा दिसतंय का तुम्हाला, इथे वरती ऑप्शन दिसत आहेत बघा. हे आहे पहिलं लेटर डॉक्टर किशोर इंगोले सरांचं. ठीक आहे, हे लेटर बनलेलं आहे अकॅडमिक स्टाफ कॉलेज कडून, हे तुम्हाला प्रिंट होऊन येईल. मग दुसरं लेटर आहे चंद्रशेखर गायकवाड सरांचं, तिसरं लेटर आहे अशोक जोटे सरांचं, चौथं लेटर आहे दीप्ते सरांचं. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे तुम्ही तुमचे हे सगळे लेटर्स इथे बघू शकता. नंतर याचं प्रिंटआउट पण घेऊ शकता. ही नेक्स्ट स्टेप जी आहे याच्यामध्ये कम्प्लीट द मेल मर्ज अँड नाउ यू कॅन प्रिंट इट. प्रिंट करून तुम्ही त्यांना पोस्ट करू शकता. आता आणखीन काय राहतं माहिती आहे का, जेव्हा आपण हे लेटर बनवल्यानंतर आपल्याला काही काही गोष्टींचा अंदाज येतो की अरे याच्यामध्ये तर गॅप येऊन गेली, इथे हे असं हवं होतं, याचा फॉन्ट वेगळा हवा होता, इथे मला आणखीन काही चेंजेस करायचे. जसं फॉर एक्झाम्पल इथे मला खूप जास्त स्पेसिंग दिसते आहे तर मला ही स्पेसिंग काढून टाकायची. तर हे करत असताना तुम्ही इंडिव्हिज्युअल लेटरला एडिट करायचं नाही. इंडिव्हिज्युअल लेटर्सला न करता काय करायचं, या इथे ऑप्शन आहे रिव्ह्यू द रिझल्ट है ना. जेव्हा आपल्याला हे ओरिजिनल लेटर इथे दिसतं, ओरिजिनल कशाने ओळखायचं, इथे बघा हे टायटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम असं जेव्हा लिहिलेलं येतं ते म्हणजे आपलं ओरिजिनल लेटर आहे, आणि ज्याच्यामध्ये आपले नावं लिहून येतात ते आपलं फायनल लेटर आहे. तर मला चेंजेस कुठे करायचे आहे, ओरिजिनल लेटर मध्ये करायचे. तर मी याला क्लिक करेल आणि इथल्या ज्या स्पेसेस आहेत त्या मी रिमूव्ह करून टाकले. ठीक आहे, इथे मला स्पेस हवी होती, मी एक स्पेस इन्सर्ट केली, इथे पण मला एक स्पेस हवी होती, इथे पण मी एक स्पेस इन्सर्ट केली, आणि त्यानंतर मग मी काय केलं, याला पुन्हा म्हटलं प्रिव्ह्यू द रिझल्ट. आता बघा आता रिझल्ट व्यवस्थित वाटतोय का, टू द फर्स्ट लेटर, हे दुसरं लेटर, हे तिसरं लेटर, हे चौथं लेटर. ठीक आहे, आणखीन मला काही चेंजेस करायचे असतील, सगळीकडे निळा निळा होऊन गेले आहे, ह्या लोकांचे नावं मला थोडेसे वेगळे दिसले पाहिजे असं मला वाटतं. तर मग मी काय केलं, ह्या लोकांच्या नावाला सिलेक्ट केलं, होमला गेली, हा कलर चेंज करून टाकला, दुसऱ्या कोणत्या कलर मध्ये त्याला टाकून दिलं, पेंट कलर मध्ये. ठीक आहे, आता मी पुन्हा गेली मेलिंगला
इथे म्हटलं रिव्ह्यू द लेटर. तुमच्या लेटरचे सगळे नावं चेंज, कलर चेंज झाला. दिसतंय का तुम्हाला चेंज झालेलं? हे बघा, हे पहिलं लेटर, हे दुसरं, हे तिसरं, हे चौथं, हे पाचवं. ठीक आहे. तर असं आपण मर्जिंग मध्ये ही फाईल बनवू शकतो. आता हे एक लेटर बनलं, पुन्हा दुसऱ्या कुठल्या कोर्ससाठी आपल्याला हवं आहे किंवा कुठल्या कार्यक्रमाला आपल्याला ह्या सेम लोकांना बोलवायचं आहे किंवा यातल्या काही लोकांना बोलवायचं आहे किंवा या लोकांना काही आणखी स्पेशल इन्स्ट्रक्शन्स वाला लेटर पाठवायचं आहे, तर सेम लिस्ट तुम्ही दुसऱ्या लेटर करता पण यूज करू शकता. कळलं? सिंपल फॅसिलिटी, पण ही फॅसिलिटी बऱ्याच लोकांना माहिती नसते. आपण आपल्या कॉलेजमध्ये सुद्धा बऱ्याच विद्यार्थ्यांना आपल्याला लेटर पाठवायचं असतं, पॅरेंट्सला लेटर पाठवायचं असतं, वेगवेगळ्या कंपन्यांना लेटर पाठवायचं असतं. फॉर एक्झाम्पल जसं आमच्या MCA कोर्सला आम्ही मुलांना 6 मंथ कोर्ससाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवतो, तर आम्ही त्यांना बऱ्याच मुलांना हे लेटर देत असतो. तर आम्हाला वेगवेगळ्या कंपन्यांना हे लेटर द्यायचं असतं, मॅटर सेम असतं. ठीक आहे ना. तर अशा वेळेला आपण हे लेटर्स मेल मर्जने बनवू शकतो. त्यामध्ये टाइम वाचतो, परफेक्शन येतं आणि पटकन होतं. इझिली तुमचं लेटर बनवून. ठीक आहे. हा, बोला सर, तर तुम्हाला काय प्रॉब्लेम होता? हा होता मॅडम. हा. आपण ईमेल द्वारे पाठवू शकतो ना? ईमेलद्वारे पाठवू शकतो सर, पण मी या सध्याचं जे व्हर्जन आहे त्याच्यामध्ये print. मी काय केलेलं आहे, ते आउटलुक एक्सप्रेसला कनेक्ट केलेलं आहे आणि ते Okay. जर तुमचं कनेक्टिव्हिटी नसेल ना, तर ते थोडंसं प्रॉब्लेम देतं. ओके. तुम्ही तुमचा दुसरा वे यूज करून तुम्ही त्यांना मेल करू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. नाही, मला त्यातला तो प्रश्न विचारायचा होता की समजा मला 5 नावं होते, 5 पैकी 4 लोकांना पत्र पाठवायचं आणि एक गायकवाडला मला 30 तारखेला पाठवायचं आहे, तर अशी ऑप्शन त्यात निवडता येतात का, असं विचारायचं होतं. हो करता येतात. तुम्ही इंडिव्हिज्युअल लेटर जे आहे ना, याच्यामध्ये बघा एडिट इंडिव्हिज्युअल लेटर आहे, तो ऑप्शन तुम्ही घेऊ शकता. जसं समजा इंटरव्ह्यूला आपण लेटर पाठवून राहिलेलं, तर प्रत्येक विद्यार्थ्याचा जो इंटरव्ह्यू टायमिंग आहे तो वेगवेगळा राहणार आहे. येस. Yes. काही बॅचचा वेगळा राहणार आहे, काही बॅचचा वेगळा राहणार आहे, तर ते पण Right. आपण करू शकतो. याच्यामध्ये आणखीन एक ऑप्शन असं आहे सर की रन टाइम तुम्ही आस्क समथिंग रन टाइम, असं पण एक ऑप्शन आहे. ओके. हा, म्हणजे जेव्हा तुम्ही प्रिंट कराल तेव्हा ते तुम्हाला विचारेल की कोणता टायमिंग टाकू, तर ओके ते पण ओके तुम्ही करू शकता. म्हणजे ऍडव्हान्स थिंग्स पुष्कळ आहेत, पण मॅक्झिमम टाइम आपण याला वापरत नाही, त्याच्यामुळे ते युटिलिटी मध्ये आपण आणत नाही, असं आहे. ओके. पण खूप ऑप्शन्स आहेत. रन टाइम मध्ये पण खूप सारे ऑप्शन्स आहेत, ते पण तुम्हाला करता येतात. थँक्यू. अजून काही कोणाला आहे क्वेरीज? उद्याला आपण एक्सेल घेणार आहे मॅडम. यस मैडम. मैडम अपन आता आज के दिन यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि आज का फर्स्ट डे है इनका भी, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आई थिंक. फ्रॉम द पॉइंट Thank you, madam. from the point of view of participants I am saying, because from 7:30 onwards yoga and then rest of the sessions they have attended. आज का फर्स्ट डे है, ज्यादा हार्ड डोज नहीं देते इनको, तो तो कल देखते हैं फ्रेंड्स. कल मैं मैडम का और एक सेशन रख देती हूँ अपना ये सेशन. यस. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. मंजिरी मॅडम, आपण उद्या एक्सेल आणि पॉवर पॉइंट कव्हर केले तर तुम्हाला चालेल का? चालेल ना, काहीच प्रॉब्लेम नाही. या लोकांना एक्सेल म्हणजे बेसिक लेवल पासून हवं आहे की कसं हवं आहे, तसं जर कळलं तर मग बेसिक पासून चालू करूया, कारण की एक्सेल सगळ्यांनाच हँडी नसतं, तो आपण थोडासा बेसिक से स्टार्ट करते हुए जाएंगे. पहिले पॉवर पॉइंट घेऊन घेऊ मॅडम अर्ध्या तासामध्ये स्टार्टिंगला, अँड देन वी विल मूव्ह ऑन टू एक्सेल. कारण एक्सेल मध्ये कसं आहे ना मॅडम की बेसिक पासून चालू करणं गरजेचं आहे. येस आणि जे जास्त ऍडव्हान्स जे आहे ते एकदम एका अर्ध्या तासामध्ये नाही होणार. अर्ध्या एक तासामध्ये. यस मैम, यस, थोडासा वेळ लागेल एज पर त्याला. योर कन्वीनियंस. सो फ्रेंड्स, कल के टाइमिंग सुन लीजिए, कल के थोड़े टाइमिंग सुन लीजिए. सुबह तो अपना 7:30 से 8:30 योगा सेशन रहेगा. Then 11 o'clock we will be having first session of Rajeshri Vaishnav madam, 11 to 12:30. 12:30 के बाद 10 मिनट का ब्रेक रहेगा और फिर मंजिरी व्यवहारे मैडम का सेशन चालू होगा. एंड इट विल गोज, वी विल टेक, अगर मैडम को 2 सेशंस लगते हैं पीपीटी और एक्सेल कंप्लीट करने के लिए,
तो एक सेशन होने के बाद अपन फिर से 10-15 मिनट का ब्रेक दे देंगे रिफ्रेशमेंट या तो लंच के लिए, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ थर्ड सेशन ऑल्सो. So for tomorrow, please be prepared for 3 core sessions. Okay? हेवी डोस तर नाही होता ना मॅडम त्यांना? काय सर? खूप काय मॅडम? 7:30 पासून खूप हेवी होऊन जाईल का नाही त्यांना? मॅडम, 7:30 to 8:30 त्यांचा योगा असतो आणि मधात ब्रेक असतो 2 तास. मग 11 वाजतापासून लेक्चर्स असतात. ओके ओके चालतं मग चालू शकतो. 11 ते 12:30 घेऊ आपण, म्हणजे एक लेक्चर आहे वैष्णव मॅडमचं. मग 12:30 ते 2 तुमचं लेक्चर घेऊ आणि मग मधात ब्रेक देऊ त्यांना 15 मिनिटाचा, आणि मग ठीक आहे. नंतर आपण 3 वाजेपर्यंत वगैरे पॉवर पॉइंट आपण घेऊ शकतो. ठीक आहे ना, चालेल. चालेल. पॉवर पॉइंट शॉर्ट मध्ये तरी चालून जाईल, येस. है की नाही? पार्टिसिपेंट्स, आपको ओके रहेगा? Yes, ma'am. It will be better. ओके ओके, ठीक है. तो आज के दिन अपन वो यहाँ थोड़ा लंच टाइम को थोड़ा मैडम थोड़ा ज्यादा कर दीजिए, 15 मिनट नहीं, कम आधे हो रहे घंटे का ब्रेक देंगे अपन, डोंट वरी. आधे घंटे का ब्रेक देंगे, फिर 2:30 बजे से मैडम का जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो स्टार्ट करेंगे. 2:30 से 3:30 ओके। वो वाला ले लेंगे, ठीक है. चलिए 2 से 2:30 अपन लंच ब्रेक कर लेंगे कल, और 2:30 से 3:30 मैडम का जो भी बचा हुआ पार्ट रहेगा वो कंप्लीट कर लेंगे, चालेल. ठीक है. चालेल. So thank you so Okay. much madam for your wonderful demonstration and solving all the queries of the participants. So on behalf Thank you. of Thank you, madam. participants also, I extend my thanks to you, ma'am. Thank you. थँक्यू मॅडम, थँक्यू. आणि थँक्यू ऑल पार्टिसिपंट्स. काही प्रॉब्लेम्स होते तर विचारा तुम्ही, काहीच प्रॉब्लेम नाही. येस आताच्या सेशन मध्ये नाही सांगू शकलो तर थोड्या वेळाने किंवा उद्या आपण सांगू शकतो. कुछ किंवा अगर तुम्हाला मैडम को मेसेज करू क्वेश्चन शकतो. आप पूछते हैं और अगर नहीं आता है तो मैडम कल भी आपको गाइड कर सकते हैं, डोंट वरी. हां, Okay, ma'am. I will ask a question tomorrow. ओके 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 ओके, डेफिनेटली सर, यू आर वेलकम. Okay. ओके. Okay. Thank So you. shall we stop here? Yes. 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 Okay. Yes, ma'am. So see you tomorrow in the morning at 7:30. I will send the link in our WhatsApp group tonight. Have you finished with our today's quiz? आपके जो Moodle पे No, क्विज ma'am, दिया not है yet. वो आप किसी ने सॉल्व किया क्या अभी? अभी तक तो नहीं मैडम, समय नहीं मिला अभी तक, अभी अच्छा, करेंगे. ठीक है, अभी ब्रेक ले लीजिए एंड देन गो थ्रू दोज वीडियोस एंड सॉल्व योर क्विज ऑफ टुडे. ओके. चलिए, मॅडम असं असाइनमेंट्स में फिलहाल नहीं दे रही हूँ, आज का पहला दिन है. आज सिर्फ आप एक क्विज ही सॉल्व करिए, क्योंकि वो 2 वीडियोस आपको देखने हैं और उसका क्विज सॉल्व करना है. तो आज मैं कुछ असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ, कल आपके लिए असाइनमेंट रहेगा. ओके ओके Okay? So take rest for some time and do your other work of video lectures. Okay, ma'am. Okay? Yes? हॅलो मॅडम, कविता मॅडम, ग्रुपवर आहेत का? हा मॅडम, ग्रुपवर आहेत का व्हिडिओ? व्हिडिओ Moodle साईटवर आहे मॅडम. काल जे मी एक्सप्लेन केलं ना, कालच्या मीटिंगला तुम्ही नव्हते का? नाही ना मॅडम. मी कालचा व्हिडिओ सेंड केलेला आहे आपल्या ग्रुपमध्ये, तो व्हिडिओ एकदा बघा. त्याच्यामध्ये मी सगळे स्टेप्स तुम्हाला सांगितले आहे की Moodle साईट कशी ऑपरेट करायची, त्याचे व्हिडिओज कसे बघायचे आणि क्विज कसं सॉल्व करायचं. जर काही डिफिकल्टी आली तर मग मला फोन करा. ओके ओके, ठीक आहे मॅडम, थँक्यू. ओके. और किसी को कुछ डिफिकल्टी है? Madam, हाँ, madam, we send the relieving letter for the environmental course. So we got your selection letter now. So whether that letter will be considered for this course no also? मैडम, you have to submit other relieving. I just asked to director sir, आपने वो EVS के लिए सबमिट किया था ना पहला वाला रिलीविंग, तो आपको अभी IT अवेयरनेस का नाम डाल के सबमिट करना है. Okay, ma'am. ठीक है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किया तो भी चलेगा. Okay, ma'am. ओके, ठीक है. Yes. चलिए, आई एम एंडिंग द मीटिंग. कल मिलेंगे सुबह 7:30 बजे. Thank you. ओके, ओके बाय मॅम. बाय. Thank you, ma'am. Thank you. Hello. यस मैडम. Ma'am, can we get the recorded material for this session, because it was more Yes, of yes, other- yes. This recording is, I will upload in the YouTube and I will share the video. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Ma'am, kindly send me the appointment letter, ma'am.
Madam, mail has been sent. Kindly check your mailbox. Okay, ma'am. Thank you. Okay. I'll send the release. Yes, Thank yes.